बात बात पर रूठ जाना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या। वैसे मेजर किक कहाँ से आई थी सिंगिंग की? तो मुझे अपने पापा की उस दिन एक लाइन याद है। कई लोग आते हैं कि इसमें पैसा बहुत है, फ्रंट एंड पे कुछ और दिखता है बट बैकग्राउंड पे तो कुछ और दिखता है। देयर इज सम थिंग्स जो लड़कियों के साथ शायद क्योंकि मेरे को ऐसा भी सुनने में मिला है कई बार। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के बाद ना एक क्रिएटिव पर्सन अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करता है। कह सकते हैं कि एक रेडिकल फोर्स है। बट स्टिल आपको कोई चैलेंजेस लगते हैं इस इंडस्ट्री में? अगर मैनेजमेंट नहीं होती है, लुक्स मैटर करती हैं या फिर सिर्फ टैलेंट को भी वेट मिलता है? ऐसा तो नहीं जो दिखता है वही बिकता है वाला हिसाब हो गया है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए हमेशा लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ रही है और वो रहेगी। सक्सेसफुल गाना किसे माना जाता है? पुरानी कंपोज ले लो और अपने गाने में अगर आप डालोगे वो 100% काम करेगी। योर क्रश? कैंडी क्रश। व्हाट डू यू सी इन अ मैन कि आपको कैसा लड़का पसंद आएगा? नो डिमांड। एक्टिंग की बात हो रही है तो वो भी होनी चाहिए ना। छोटी बच्ची हो क्या? एआई को आप कैसे देखते हो? दैट्स वेरी बैड। ये चीज़ सही नहीं है। आप जिस टीम से आते हो वो सच में पंजाब की बहुत बड़ी टीम है। जब वो कहते हैं कि हमारा बड़ा गाना है तो उसका बहुत दुख लगता है आर्टिस्ट और को। डर लगता है किसी चीज से? कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है जो मैं बोल रहे थे मीनिंगलेस और जो फालतू में चल रहा है। जो चीज़ें उनकी एज में नहीं आनी चाहिए वो उनके लिए मीनिंगलेस ही है। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? जो आप सोचते नहीं है वो हो जाता है जब आपके साथ। नाइक्रा, आपके नेम का मीनिंग क्या है? इट्स वेरी यूनिक यार। एक्चुअली नाइक्रा, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में नाइक्रा नाम है ही नहीं। ये एक मतलब एक एब्रीविएशन है बेसिकली। ये इसकी फुल फॉर्म है मेरी फैमिली के सारे इनिशियल्स। तो अच्छा। इसकी भी एक स्टोरी है। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि क्या है। लाइक नाइक्रा NAIQ मेरे पापा का। NA से मेरा नाम रियल नेम है नवदीप। ओके। मेरे फादर जी का नाम है इकबाल सिंह। Okay. और मेरी मम्मा का नाम है रविंदर कौर आर्य। सो मैंने Wow. ऐसे ये नाइक्रा खुद से बनाया था। मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो मैंने बीटेक की। मम्मी पापा, मैं शुरू से सपना तो था सिंगर बनना है, पर पापा मम्मा होता ना मिडिल क्लास में एक वो होती है कि नहीं एक प्रॉपर जॉब होनी चाहिए। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि खुश हूँ मैं 20,000 की सैलरी और 25। राइट। तो मेरा यही था कि चलो इंजीनियर बनना है। और पर मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं सिंगर बनूंगी। फिर मैं जॉब की, मैंने कॉन्ग्रेजन में जॉब की है CTS में IT एज एन IT प्रोफेशनल। तो उसके बाद मैं साथ साथ में ना वीडियोस बनाती थी। पर मेरे पापा भी ना मतलब ही इज़ वेरी मच इनटू कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हैं, वो देखते रहते हैं। और वीडियोस कौन सी बनाते थे मतलब? सिंगिंग की मतलब अच्छा, मैं एज singing अ की। सिंगर नहीं नहीं गा के मैं डालती थी। जैसे छोटी छोटी वाइन्स का टाइम आया था ना, छोटी छोटी वीडियोस चलती होती थी फेसबुक पे, राइट। तो वो डालती थी। तो पापा को नहीं बताना था ना, तो मैंने सोचा नवदीप के नाम से बनाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी थोड़ा सा। तो इसीलिए मैंने नाइक्रा नाम ये ऐसे बनाया। वो भी ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा नाम सोचूं। तो मैं ना शुरू से बहुत इमोशनल रही हूँ। मुझे ऐसा होता है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग ना ज़रूर रहनी चाहिए। तो चाहे छुप के कर रही हूँ बट एक वो होना चाहिए कि वो साथ में रहे मेरे। तो फिर मैंने वो ऐसे बनाया कि किसी तरह मेरे को पापा का ना IQ बहुत पसंद था। पापा के साइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो IQ के साथ। तो मुझे अपने नाम में मुझे ये IQ तो डालना ही है, किसी तरह फिट करना है। तो बस फिर मैंने ऐसे बैठे बैठे स्क्रिबलिंग करते हुए ना वो सोचती रही। तो फिर NAIQRA ऐसे बन गया। वाओ। तो मतलब मैंने उस आईडी से पापा को ब्लॉक भी कर दिया था क्योंकि मुझे था कि हो सकता है कि पापा को कहीं पता ना लग जाए। बट क्या ही पता लगना था क्योंकि नाइक्रा तो नाम ही टोटली डिफरेंट है। सो ऐसे ये नाम आया था। तो अभी दुनिया में है ही नहीं नाइक्रा नाम का कोई भी, अकेले हो आप? हाँ Wow. मतलब आप सर्च भी करोगे ना तो आपको नहीं दिखेगा। मैंने किया था सर्च, पहले मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थोड़ी, वो न्याक्रा फॉल्स आ गया था उधर। इकरा आएगा या कुछ और आएगा, पर नाइक्रा नहीं आएगा। और फिर फर्स्ट टाइम कब देखा घर वालों ने आपको सिंगिंग वाले अवतार में? पापा ने तो मुझे बचपन से ही देखा है। मेरे पापा ना गुरबानी के शब्द होते हैं ना, गुरबानी बहुत अच्छे, मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो शायद हो सकता है ये हेरिडिटरी है, मुझ में भी वही चीज़ आई है। तो बचपन से मैं गाती थी। मतलब हम लोग सब बैठ के देखते थे सारे गामा और लिटिल चैम्प्स, इंडियन आइडल। तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर देखती थी क्योंकि पापा भी कहते थे कि देखो कितना अच्छा गा रहा है, इनकी फैमिली मतलब कितना सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता था मेरी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। और जब अपने बच्चों भी आती है ना फिर कहते हैं नहीं जॉब करनी है। तो बस तो फिर मैंने उनके सामने ऐसे कभी प्रोफेशनली तो नहीं, बट अभी मेरा एक शो हुआ था
पंजाबी हिट्स का, तो मैं स्पेशली उनको लेके गई थी। वो मेरा फर्स्ट स्टेज शो था, तो मुझे था कि वो उनको दिखाना है। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा, अदरवाइज मैं 2017 में आई इस लाइन में। ठीक है। तो वो भी एक कैसे आई, मैं चलो आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। हाँ जी। मैं जॉब कर रही थी कोलकाता में, कॉग्निजेंट में। और कॉग्निजेंट में? वाओ। जी, मुझे भी फर्स्ट ऑफर कॉग्निजेंट से मिला था। अच्छा। हाँ, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। कॉग्निजेंट वाले ना सारी यूनिवर्सिटी से ही करते हैं हायर, है ना। hiring मेरा भी वहीं से वही करते हुआ हैं। था। कैंपस प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट थी, हाँ। तो मेरी भी वही हुई थी। तो मैं पहले बैंगलोर गई, ट्रेनिंग हुई, फिर कोलकाता मूव कर गई। तो मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब करी। एंड उसके बाद मैं साथ साथ में वही वीडियो वाला तो हो ही गया था मेरा शुरू, क्योंकि पैशन तो था ही ना अंदर, वो तो नहीं राइट। रहता। तो एक तरह से मम्मी पापा का सपना भी पूरा हो रहा था, चलो इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो उस दौरान ना मुझे एक लड़के का मैसेज आता है, हनी सरा, वो ऑस्ट्रेलिया से थे। तो उन्होंने बोला कि वीडियो आप अच्छा गाते हो तो मैं आपको साइन करता हूँ। तो ये काम ना मैनेजमेंट के थ्रू होता है, ये ऐसे मतलब आप करोगे तो ज़्यादा आगे नहीं जाता। और ये है भी ट्रू कि आपको एक टीम चाहिए, आपको एक मैनेजमेंट चाहिए फॉर द थिंग्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे साइन किया। तो वहाँ से मैं क्या करती थी, वो मेरी फ़्लाइट बुक करवाते थे और मैं चंडीगढ़ डबिंग करने के लिए आती थी, और मम्मा पापा को कुछ नहीं पता होता था। रात को जैसे मेरी फ़्लाइट है कोलकाता से, और उन्होंने कहा कि मेरा स्टूडियो बुक, और वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग मेरी, उस वक्त मैंने शायद 10-15 पंजाबी सॉन्ग्स डब किए थे। ओके। तो मैं एक बार आती थी, तो जैसे एक दिन में ऐसे 4-5 सॉन्ग्स की ऐसे डमीज होती थी, तो वो डब हो जाती थी। ओके। तो रात को जब मैं ऐसे फ्लाइट में बैठती थी तो मम्मा पापा को, तो मैं मेरा एक रूटीन है कि मम्मा पापा को ना मैं 9-10 बजे रोज़ रात को कॉल करूँगी, वो भी वीडियो कॉल। उसके बिना वो सोते नहीं है, और मेरे को भी ऐसा होता है कि नहीं वो करनी है। अभी भी करते हो? हाँ, अभी भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ। वो मेरा वो मुझे लगता है कि वो मेरा रूटीन है, वो नहीं टूट सकता। तो उससे पहले मैं क्या करती थी, मतलब घर से मेरी फ़्लाइट ही ऐसे बुक होती थी कि मैं घर से वीडियो कॉल करके कि मैं सो गई हूँ, उसके बाद मैं फ़्लाइट लूँगी, मैं फ्लाई करके आऊँगी चंडीगढ़, और मैं डबिंग करूँगी पूरा दिन। फिर वही कि रात को मैं फिर वीडियो कॉल पे बात उनसे करके फिर फ्लाई करूँगी, और फिर मैं वापस कोलकाता आऊँगी, क्योंकि मुझे कोलकाता तो जॉब करनी थी। तो ऐसे चलता रहा। और मीनवाइल मैंने वहाँ पे भी ना एक टर्मिनल 11 करके एक कैफ़े था, मैं वहाँ पे भी मैंने नाइट को शोज़ किए हैं, मतलब कि जैसे अनप्लग्ड नाइट्स होती है ना, वो भी मम्मी पापा को कुछ नहीं पता था। तो उनके लिए मैं बड़ी ऐसी प्यारी सी बच्ची, डिसिप्लिन में रहने वाली जॉब कर रही हूँ 9 to 7, और मैं जाके घर सो जाती हूँ, और उसके बाद मैं करती थी शो। मैं वो भी ऐसे ही था कि मैं वॉशरूम में गई, हम वीडियो कॉल पे चलो नहीं भी बात हुई, मम्मा आज मेरे को ना बहुत क्रैम्प्स आए हैं, मैं बात नहीं कर सकती जिस दिन शो है, या मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोने लगी हूँ, और मैं जाके बाहर शो कर रही हूँ। वाह। तो ऐसा होता था। तो वो किसी तरह मैं झूठ बोल बोल के आगे बढ़ती जा रही थी, जो भी है, मतलब मैं ऐसे कर रही थी। फिर मैं दिल्ली मूव, मतलब मेरी कॉग्निजेंट से ट्रांसफ़र मैंने ली लड़के अपने मैनेजर से, और मैं दिल्ली ट्रांसफ़र ले ली मैंने। कॉग्निजेंट दिल्ली में भी है, ठीक है, नोएडा में। तो उस दौरान क्या हुआ था, ले ऑफ्स हुए थे बहुत ज़्यादा, और मेरा नाम ले ऑफ में आ गया, मतलब मुझे निकाल दिया गया कॉग्निजेंट से, क्योंकि मैंने बहुत लड़के झगड़ के ट्रांसफ़र ली थी। तो इसका कोई चक्कर होता है, पता नहीं पॉइंट्स कट जाते हैं, क्या होता है, तो वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं ऐसे। तो उस दौरान आया था बहुत बड़ा, मतलब ले ऑफ हो रहे थे हर कंपनी में, TCS, कॉग्निजेंट। तो मेरी भी जॉब उस वक्त चली गई। बुरा लगा था जॉब गई? बुरा, हाँ, उस वक्त तो बहुत स्ट्रेस हुआ था, पर मैंने मम्मा पापा को कुछ नहीं बताया। मेरे को था कि अगर मैं बता दूंगी ना, उन्होंने मुझे वापस बुला लेना। और मैंने मन में ना कहीं ठान लिया था कि मुझे सिंगिंग में ही आगे जाना है, जैसे भी करूँगी, मतलब एक जॉब इधर ले लूँगी गुड़गांव में, और मैं फिर वही सिंगिंग करती रहूँगी, क्योंकि अब तो चंडीगढ़ का डिस्टेंस पास आ गया था ना, कोलकाता से तो बहुत ज़्यादा दूर था। वैसे मेजर की कहाँ से आई थी सिंगिंग की, कि सिंगर बनना है? बचपन से। अच्छा, मुझे नहीं, बचपन किसी को से कुछ देखा होता है कई बार ना, ऐसे मेरे भी मन में ऐसे रहता है थोड़ा सा, चाहे मैं गाता अच्छा ना हूँ। एक इंडियन आइडल देखा मैंने, उसमें अभिजीत सावंत बने सिंगर, तब उनकी स्टोरी देखी तो मुझे भी लगा कि सिंगर बनना है। ऐसे कुछ किक तो आती है कहीं ना कहीं से। नहीं, बचपन में जैसे अभी ना वो शो आता था, उसमें रोहनप्रीत सिंगर थे, लिटिल चैम्प, इंडियन आइडल, या मतलब 1-2 बच्चे, और वो पूरा सीजन आया था। तो मतलब वो देख के मुझे अंदर से होता था कि किसी भी कंटेस्टेंट को देख के होता था कि मुझे वो बनना है। मतलब मुझे अंदर से विजन्स आते थे कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे वो परफॉर्मेंस देनी है। मेरी एक मासी है, मैं उनके साथ रात को, जैसे वो हमारे घर आते थे ना, तो मैं उनके साथ वॉक करते, जैसे बच्चा ना अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा नहीं खुलता, जो अपने अदर रिलेटिव्स होते हैं ना नियर, तो उनसे थोड़ा ज़्यादा वो अपनी बातें कर लेते। तो मैं वॉक करते उनको हमेशा बोलती होती थी कि देखना मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं, वो कहते नहीं तू कैसे जाएगी, मम्मी पापा तो अलाउ ही नहीं करेंगे। मैं नहीं, मैं देखना मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मुझे ये शुरू से था कि नहीं, मुझे ये बनना है सिंगिंग का। तो ये मुझे भी नहीं पता कि किक कैसे आई, बट अंदर से था मुझे कि मुझे वो दिखता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। राइट। मतलब कुछ वैसा नहीं था कि इसमें बहुत जैसे
अभी कई लोग आते हैं कि इसमें पैसा बहुत है इस वजह से आते हैं, बट आप इसलिए आई कि आपको सिंगिंग करना पसंद था? हाँ, नहीं पैसे की वजह से नहीं। उल्टा मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरी जॉब चली गई और उसके बाद मेरा अभी इस प्रोफेशन में आके वो थोड़ा सा ढीला हो गया है। लाइक आईटी वाले में ऐसा होता है कि आपकी फिक्स सैलरी है, हर मंथ आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बट इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बाहर से दिखता है कि बड़ा ग्लैम है, सब कुछ बहुत टाइम से होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आपका हर चीज सीजनल कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल जॉब। आपको नहीं पता कि आज आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपको अगला प्रोजेक्ट कितनी देर बाद मिलेगा। सो ऐसे ही होता है बस। उसके बाद वही है, मैं दिल्ली आई, फिर तो बस ऐसे हुआ, गुड़गांव आ गई मैं, वहाँ पे जॉब सर्च कर रही थी। मीनवाइल मैं अपने एक दोस्त के पास रह रही थी। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शंपा दी मैं उनका नाम, अभी मैं पहली बार शायद किसी इंटरव्यू में ले रही हूँ ये नाम, शंपा जी। तो वो शंपा दी हैं, वो बंगाल कोलकाता से ही मेरे दोस्त बन गए थे, तो वो दिल्ली आ गए थे, तो उनके पास मैं रही। जब मेरी जॉब भी नहीं थी तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा विदाउट एनी रेंट और समथिंग। तो मुझे लगता है मैं फॉर एवर थैंकफुल हूँ उनके। तो मीनवाइल बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था क्योंकि मेरी कुछ क्रैक ही नहीं हो रहा था इंटरव्यू। पता नहीं, शायद भगवान ही कुछ और चाहता था मेरी लाइफ में, बट मैं बिल्कुल क्रैक नहीं कर पा रही थी। और फिर उस दौरान हनी सरा ने मुझे बोला कि फिर मुझे उमेश सर इंट्रोड्यूस हुए कि उन्होंने बोला कि एक निंजा सिंगर हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं उमेश कर्मा वाला जी। तो ये हनी सरा नहीं कराया आपको इंट्रोड्यूस? हाँ जी, हाँ जी, उनके फ्रेंड हनी सरा के दोस्त थे निंजा, तो उमेश जी उन्हीं के थ्रू मिले थे उनको भी। और फिर उन्होंने बोला कि ऐसे चंडीगढ़ में उनकी टीम है, आप एक बार जाके बात करो, क्योंकि उनको फीमेल सिंगर की शायद रिक्वायरमेंट है, तो देख लो अगर आप कुछ ऐसे ठीक लगता है। तो मेरे लिए तो मतलब वो एक ऐसा ही था कि इशारा ही था, क्योंकि मेरी तो जॉब ऑलरेडी जा चुकी थी, तो मुझे था कि शायद ये भगवान का कोई इशारा है मेरे लिए कि आपको जाना चाहिए चंडीगढ़। तो मैं चंडीगढ़ गई और फिर सर से मेरी मीटिंग हुई और सर ने शायद उस दिन मुझसे ना 20 सॉन्ग सुने होंगे, आई गेस मोर देन 20 सॉन्ग सुने होंगे। और मैं कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे गा ही रही थी कि कोई भी आता था ना, चल ये वाला सॉन्ग सुना दो, चलो ये वाला सॉन्ग। उस वक्त ना मूवी आई थी चन्ना मेरेया निंजा जी की, तो उसमें हवा दे वर के एक सॉन्ग था, मैंने शायद हवा दे वर के ही वहाँ पे 6-7 बार गाया था। तो शायद सर को अच्छा लगा होगा, तभी सर बार बार सुन रहे थे। तो बस सर ने तब मुझसे कहा कि जस्ट टेक योर टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं बोला कि चलो साइन कर दो या जो भी है, विच इज़ गुड, इट्स अ वैलिड पॉइंट कि जल्दबाजी में तो कोई डिसीजन मुझे लगता है लेना भी नहीं चाहिए। तो पर मैं अपना मन वहीं पे बना चुकी थी, मुझे था कि मुझे यहीं साइन होना है। मैं शायद वहाँ पे बोला कि चलो ठीक है, हाँ जी 2 दिन ले लेते। फिर मैं उसी दिन वापस दिल्ली गई और दिल्ली जाके फिर मेरी हनी सरा से भी बात हुई जी। तो फिर मैंने शायद एक 2 दिन बाद ही बोल दिया था कि नहीं सर मुझे साइन होना है। पर पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया था कि मैं यहाँ साइन होने वाली हूँ या मुझे पंजाब अब इंडस्ट्री में ही जा रही हूँ, मैं सिंगिंग करने जा रही हूँ। तो मम्मी पापा को मैंने ये बोला कि मुझे चंडीगढ़ में जॉब मिल रही है और मेरे को अब चंडीगढ़ मूव करना है। उनको नहीं मैंने बताया था कि मैं सिंगिंग के लिए मूव कर रही हूँ। और ये सन कौन सा चल चुका है इस टाइम पे? ये 2017 ही ओके। मतलब 17 पे आपको इतनी नॉलेज थी कि आपको साइन होना है? हाँ 17। अब पहले हनी के साथ साइन थे ना? पहले तो फिर आपने उन्हीं को बोला कि अब मुझे उनके साथ साइन होना है? उन्होंने मुझे बोला था। ओके। वो एक्चुअली बात ये थी कि वो ऑस्ट्रेलिया रह रहे थे, तो उनसे वो मैनेजमेंट इतने अच्छे से नहीं हो सकी, क्योंकि होता है ना कि एक आर्टिस्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, आपका फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप फ़ोन पे उनको क्या ही समझाओगे, है ना? तो अगर आपका मैनेजर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि वो एक कम्युनिकेशन भी बिल्ड नहीं होता और आपको ट्रस्ट भी नहीं। वैसे तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ट्रस्ट था, बट फिर भी एक अलग से बॉन्डिंग के लिए मुझे लगता है। तो उन्होंने बोला कि मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको उमेश सर ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, जो कि या दैट्स वेरी ट्रू। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आएंगे वहाँ पे भी आएंगे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो बस ऐसे हुआ और मैं आई इधर और मैंने सर से पहले ही बोल दिया था कि मैंने मम्मा पापा से ऐसा बोला है कि मैंने उमेश सर से सारी बातें खोलती थी कि मैंने अभी तक मम्मा पापा को नहीं बताया कि मैं सिंगिंग लाइन में आने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ और एक अलग बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मम्मा पापा इतनी जल्दी मानेंगे भी नहीं। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो मेरा यहाँ पे भी एज अ जॉब ही मैं हुआ कि ठीक है एक फिक्स सैलरी में हो जाएगा। तो मम्मा पापा को बताने के लिए हो गई ना कि एक कंपनी में साइन हो गई, मेरी जॉब है और मैं वहाँ पे सैलरी ले रही हूँ, तो सब फिक्स हो गया।
जब शायद 1 मंथ बीता था तो फिर सर ने बोला कि नहीं, ऐसा आपको पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई गाना करना है रिलीज तो कैसे Right. करेंगे, मतलब हाँ वो तो फिर तो स्क्रीन पे बहुत आएगा ही आएगा difficulty हो सारा कुछ, जाएगी। राइट। तो फिर मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत से करके पापा को फ़ोन लगा ही लिया और मैंने पापा को बोला कि मैंने ना मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं इधर सिंगिंग करने आई हूँ, पर मैंने बोला मैंने ना जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया है। यहाँ पे जो कंपनी है तो उन्हीं की एक सिंगिंग कंपनी भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ साइन हो जाती हूँ और साथ साथ मैं जॉब करती रहूँगी, अगर जब मेरा मन करेगा तो मैं छोड़ दूँगी। तो पापा कहते कि, और मैं बहुत शौक थी पापा के रिएक्शन से। पापा कहते कि हाँ तुझे जैसा ठीक लगे। तो मैंने सोचा मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ यार, मैंने इतने दिनों से ये कितनी चीज़ें, मुझे ये होता है, ये ऐसा ही होता है। हम कई बार सोच रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे और हम उन्हें बताते ही नहीं हैं, बट उसका उल्टा ही हो रहा होता है कि बताना ही बेटर होता है। तो शायद मैंने पहले बता दिया होता तो मैं अच्छी ट्रेनिंग ले रही होती और मैं और अच्छा कुछ कर रही होती थोड़ा खुल के निकल रहे होते, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं डर था। तो फिर मैं थोड़ी सी, तब मैं जाके थोड़ी सी निश्चिंत हो गई और मेरे मम्मी पापा आए, मिले, सर से मिले, तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बेस्ट है, तो तुम ये करो। तो अब तो मतलब वो अब मुझसे ज़्यादा वो एक्टिव हो गए हैं, लाइक वो मुझसे ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा इसका कौन सा गाना आ रहा है, अच्छा तुझे पता है उसका भी गाना आ गया। मैं क्या, अच्छा आपको बहुत पता है, मुझे ही नहीं पता होता है। सो अब तो सब सेट है, अब तो बहुत अच्छा है। अभी फुल I'm सपोर्ट thankful करती है for that. फैमिली। हाँ अब तो फुल ऑन। आपने कहा आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको मिश सर के साथ ही साइन होना है, ऐसी आपको मतलब क्या बात उनकी लगी अच्छी की? मुझे सर का ना ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। सर जो भी है ना वो मुंह पे बोल देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा के रख रहे हैं। उन्होंने जैसे मुझे वो पहले भी बोला ना, आप सोच समझ के साइन होना, कि ऐसे मत होना, तो मुझे उसी चीज़ में ही उनका अच्छा लग गया था कि उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो साइन हो जाओ, आ गए हो तो हो जाओ जो भी है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, और थोड़ा सा मुझे वो स्ट्रिक्ट भी लगे थे। तो मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रिक्ट इंसान ही संभाल सकता है, मैं ऐसे लीनियंसीज में नहीं चलती। तो मुझे तो ही मतलब मुझे उनमें थोड़ा सा अपना ऐसा होता है ना कि एक एल्डर कोई दिखता है, तो वो मुझे दिखा उनमें, तो मुझे लगा कि हाँ नहीं ही इज़ द बेस्ट। और उस वक्त निंजा सर, मतलब चलो अभी भी ही इज़ वेरी गुड, तो निंजा सर इज़ लाइक वो मेरे आइडियल थे। तो मुझे था कि हाँ तो मुझे साइन होना ही है, क्योंकि अच्छा आप सुनते थे उस टाइम पे उनके गाने? हाँ आदत आया था और फिर ठोकदा रहा। एट दैट टाइम आई वॉज इन कॉलेज और मैं कंटिन्यूसली ईयरप्लग्स में वो आदत सॉन्ग लगा के जाती थी। तो था कि आपकी आइडल जहाँ पे हैं आप तो चाहोगे ना वहाँ पे साइन होना, तो एक वैलिड पॉइंट वो भी था, तो इट हैपेंड। वो वैलिड नहीं, वो बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट था ना, मतलब एक हो ही जाती है वैलिडेशन कि यार अब तो आंख बंद करके भी कुछ करना है ना, तो कर देते हैं। सही में। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा रहा। तो अब तो मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान के कि मैं बहुत अच्छी टीम में हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है यार, यू नेवर नो, कई मैनेजमेंट कुछ भी है, मतलब हमें पता है कि देयर इज सम थिंग्स जो लड़कियों के साथ शायद अच्छी नहीं भी होती हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है, और मेरी फैमिली भी इसी चीज़ को लेके बहुत थैंकफुल है कि ही इज़ द राइट पर्सन, कि वो बहुत अच्छे हैं। सो वैसे अगर जैसे कोई अपकमिंग आना चाह रहा है, लड़का या लड़की, अगर मैं पूछूं आपसे, मैनेजमेंट वैसे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? जैसे कुछ अगर पॉइंटर्स हैं आपके कि यहाँ पे इस तरीके से हेल्प हो सकती है, अगर मैनेजमेंट नहीं होती है तो ये हेल्प नहीं होती है। सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है लोग आपको सीरियस भी नहीं लेते हैं जब आप किसी के पास जाते हो और आप कहते हो कि मैं आप खुद से ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो कोई इतना आपको सीरियस नहीं लेता, रादर देन जब आप किसी मैनेजमेंट के साथ जाओ। होता है ना कि वो एक बंद मुट्ठी ज़्यादा स्ट्रांग होती है रादर देन जो भी है, राइट, एक कोटेशंस हैं जो भी हैं। बिल्कुल। सो मुझे लगता है मैनेजमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत सी चीज़ें ना अपने दिमाग पे फिर वो बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं ये नहीं सोचती ज़्यादा कि अच्छा ये वाला गाना कैसे करूँगी, क्योंकि मोस्टली सर का डिसीजन होता है। मतलब हाँ ऐसे बैठ जाते हैं हम लोग, बट मैं बहुत मतलब केयर फ्री हूँ अबाउट दिस थिंग्स कि प्रोजेक्ट हो रहा है कैसे हो रहा है, तो वो सब सर की हेडेक है, सर कैसे करते हैं, तो वो मुझे नहीं सोचना पड़ता। और मैनेजमेंट के साथ एक आप ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, मतलब आपको कोई तंग नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को लेके, हरास नहीं कर सकता, दैट्स द वर्ड, हरास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करा के आगे से डील वगैरह नहीं होने देते पूरी, या चीजें नहीं होती, अगर मैनेजमेंट बीच में होती है तो वो दिक्कत आती नहीं कभी भी। और सबसे बड़ा बेनिफिट है आप नो आप किसी को बोलना चाहते भी हो ना, तो वो आपको मैनेजमेंट की हेडेक है कि वो अपने आप ना बोल देंगे। मैं तो ऐसी इंसान हूँ, मैं ना नहीं बोल सकती, मुझे ऐसा लगता है मैं हाँ ही बोलूँगी, अच्छा ये करना, हाँ जी मैं करूँगी। तो मेरे पास मैनेजमेंट है ना, तो आई एम वेरी थैंकफुल, वो बोल देते हैं नहीं ये नहीं करना,
सो ये मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये बहुत सही चीज बताई आपने, क्योंकि बिकॉज किसी के सामने जाके किसी को नो बोलोगे वो इगोस्टिक सा लगेगा, और आपके बिहाफ पे कोई और बोल रहा है तो तो आप हम तो safe सेफ side जोन में हो। तो वो हमारा काम हो गया है। Yeah. अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ पूछनी थी, जैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि मैनेजमेंट में आने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के बाद ना, बंदा एक क्रिएटिव पर्सन ना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, कि मतलब ऐसा लगता है कि वो ये बोलता है कि मैं ना खुल के नहीं परफॉर्म कर पा रहा, या खुल के, क्योंकि बिकॉज ना फिर मैनेजमेंट के क्रिएटिव लोग फ्रीडम चली जाती है, क्रिएटिव basically, फ्रीडम चली जाती है, ऐसा लगता है। होता है? नहीं यार, मैं तो और क्रिएटिव हो गई हूँ पहले से। ओके मेरे केस में तो मुझे लगता है ओके ऐसा, मुझे नहीं लगता, हर बंदे का अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरे केस में तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रही है मेरी मैनेजमेंट, क्योंकि इससे पहले मैं कहीं क्लासेस नहीं ले रही थी, एंड मैंने कहीं फॉर्मल एक्टिंग की भी कुछ ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। ये Okay. तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। तो मैं इस टीम के साथ जुड़ के उल्टा मुझे ये मेरा एक अलग जॉनरा बाहर आया कि मैं एक एक्टर भी बन सकती हूँ। वो सर ने पहचाना, कैसे मुझे नहीं पता, मतलब मैं तब वो डब स्मैशेस आते थे ना, तो वो मैं बनाती थी, तो सर ने शायद पता लग गया होगा उनको, कुछ एक्सप्रेशन वाइज कुछ भी। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ये मेरा सोचना ये है कि जब आप किसी मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हो तो आपको बाहर से हेल्प ही आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दब गए हो या कुछ। तो ये तो आपको बढ़ावा ही देता है, आपकी क्रिएटिविटी को और बाहर लेके आता है। तो आप खुद से, अब क्योंकि अब जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसे इस लाइन में आना है, तो आपको पता ही है कि ये लाइन दिखती है कि बड़ी ग्लैम है, पर उससे पहले तो बहुत कॉस्ट है ना इसमें, कि आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, आपको सिंगिंग क्लासेस लेनी है या आपको एक्टिंग क्लासेस लेनी है, जो भी है। तो वो जब आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो फिर एक्सपेंसेस वाला हिस्सा तो फिर ऐसा हो गया ना कि मैनेजमेंट सारा कुछ देख रही है। राइट। तो फिर वो दब नहीं रहा है, मुझे लगता है वो बाहर ही आ रहा है। और जिसने आपको साइन किया है ना, वो 100% अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही करके बेचेगा, ऐसा नहीं है कि उसको दबा के कहीं भेजेगा। राइट। तो मेरे केस में तो इट्स वेरी गुड। जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, है ना। कईयों को टीम अच्छी नहीं मिली होगी तो ऐसा लगता होगा उनको कि वो क्रिएटिवली फ्री नहीं फील कर रहे, वाइब नहीं मैच हुई होगी, राइट। मतलब वैसे अगर जनरली आप कुछ सोचते हो, आपका इंडिपेंडेंटली कुछ मन में करने का आता है, तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती नहीं है, आप कर है। तो ये हमारे टीम में है कि हम लोग बैठ के एक जगह डिस्कस करते हैं, और जो उसके प्रोज एंड कॉन्स है सब डिस्कस होते हैं। क्योंकि जब आपके सामने कोई बंदा बैठा ही नहीं होगा ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो सही करने जा भी रहे हो, या आप बस ऐसे ही कुछ भी कर दोगे जाके परफॉर्म, या जो भी है, कुछ भी प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो, तो आपको कैसे पता लगेगा? वो सामने वाला बंदा ही मुझे लगता है आपको बताएगा। राइट। पर मेरे केस में आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अच्छी टीम मिली है। नाइस। मैं ना मैनेजमेंट को लेके एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मैनेजमेंट ना अभी थोड़ी सी ज़्यादा पॉप आउट होने लगी है जब से दिलजीत जी फ्रेम में आए हैं, क्योंकि बिकॉज वहाँ ना सुनने में आता है कि मैनेजमेंट की वजह से ही दिलजीत बहुत आगे जा रहा है, दिलजीत जी आगे जा रहे हैं ना। मेरे को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े हो चुके हैं। और जैसे अब मैं आपकी बातें सुन के भी मुझे पता लगा कि आपका एक नया स्किल सेट वो मैनेजमेंट की वजह से बाहर आया, एक्टिंग वाला, है ना, जो शायद आप अपनी लाइफ में नहीं नोट कर पाते। तो ऐसा और भी कुछ है अगर पॉइंटर्स में कि जो मैनेजमेंट ने आपके अंदर हेल्प करी हो वो चीज़ें बाहर निकालने में, जैसे वन इज एक्टिंग, और किस चीज़ पे काम करते हैं? जैसे पर्सनैलिटी भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है? हाँ जी, पर्सनैलिटी भी इट्स वन ऑफ द पॉइंट, क्योंकि जो हमारा मैं जिनके साथ साइन हूँ वो कर्मा एंटरटेनमेंट है। हमारा एक प्रॉपर मतलब एक सेटअप है, ऑफिस है जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं, पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो प्रॉपर ग्रूमिंग हुई है। मतलब मैं बताती हूँ, मैं सिर्फ एक IT इंजीनियर आई थी जो थोड़ा बहुत गा लेती थी, बट अब मैं यहाँ पे आके एक सिंगर बनी हूँ, मैं एक्टर बनी हूँ, वो सब मेरा यहीं पे आके हुआ है। उससे पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बात भी नहीं, मतलब होता है ना कि इंजीनियर्स का क्या है, कोडिंग कर दी अपने मैनेजर को जाके बता दिया, हम कहाँ पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन वगैरह देते थे। वैसे अदरवाइज LPU में भी थोड़ा बहुत, मतलब मैं LPU से मैंने स्टडी BTech की है, तो थोड़ा था मेरा पर्सनैलिटी, बट यहाँ पे आके मैं ज़्यादा ग्रूम हुई हूँ। मुझे यहाँ पे आके मैंने डांसिंग क्लासेस भी यहीं ली है, तो इवन ये भी मेरा एक टैलेंट, जैसे मुझे ये भी पता लगा कि हाँ आई कैन डांस ऑल्सो। तो ये चीज़ें आपको एक मैनेजमेंट ही बता सकती है। मतलब मैनेजमेंट एक कह सकते हैं कि एक रेडिकल फोर्स है जो कि आपको अंदर से एक तैयार कर रही होती है, और बैकग्राउंड पे जो वर्क कर रही है। फ्रंट एंड पे कुछ और दिखता है, बट बैकग्राउंड पे तो कुछ और ही होता है। नहीं, अभी थोड़ा डिटेल में समझ में आया, अदरवाइज हम लोगों ने अभी तक ऊपर से समझा था। अभी मेरे को मोटा पॉइंटर्स में भी समझ में आ रहा है। आपके एक्टिंग स्किल्स निकाले हैं, डांसिंग स्किल्स निकाले हैं, है ना, पर्सनैलिटी डेवलप कराई है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैनेजमेंट देती है जी।
बेसिकली आर्टिस्ट अपने आर्ट पे फोकस कर पाता है। जी, बाकी मैं सब- नाम मैंने नायकरा रखा था, पर नायकरा बनाया मुझे इस टीम ने ही है। मैं इससे पहले तो नवदीप ही थी। वाह। जी। नायकरा, हम आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, इन बिटवीन के प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे, बट अभी आपका लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट आया बहुत प्यारा, पहले उसकी 2 लाइंस हो जाए, जरूरी जी। है क्या? ठीक वो जरूरी है। जरूरी है क्या? जरूरी है। हाँ जी, जरूर। वो पॉडकास्ट आगे बढ़ने से पहले भी जरूरी था वैसे। बात बात पर रूठ जाना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, बात से ही रिश्ते टूट जाना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, दिखावा प्यार का लबों पे है खामोशी, दिल में बुखार सा, क्यों एक गलती हर बार, एक गलती हर बार, मजबूरी है क्या, मजबूरी है क्या, बात बात पर रूठ जाना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या। क्या बात है। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। लाइफ में और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सच्ची सच्ची बहुत प्यारा है, मतलब आपके वोकल टेक्सचर भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसके लिरिक्स भी आपने दिए, राइट? नहीं नहीं, ये लिरिक्स लिखे हैं करम है एक, उन्होंने पहले भी एक बहुत अच्छा हिंदी सॉन्ग दिया हुआ है, ओके। और म्यूजिक किया है द जूनियर ने। बहुत अच्छा लड़का है, उनके साथ हम कुछ और सॉन्ग्स भी करने वाले हैं, और गाना आया हमारा कर्मा रिकॉर्ड्स पे। सो मैं अपील भी कर देती हूँ, सो ज़रूर जाके देखना यूट्यूब पे, कर्मा रिकॉर्ड्स पे अपना गाना है ज़रूरी है क्या, तो देख। पक्का पक्का पक्का। जरूरी है क्या देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूरी है। यस। अच्छा, मेरे को ना हिंदी सॉन्ग से एक और भी चीज क्लिक कर रही है। अपन अपना इतनी देर से बात हिंदी में ही कर रहे हैं, और हिंदी सॉन्ग आपने किया है, ठीक है, और आप मैनेजमेंट के साथ पंजाब में आके साइन हुए हो, ये मतलब क्या, मतलब ऐसे सुनते पंजाबी सिंगर निंजा को थे उस टाइम पे, गाते हिंदी थे? मैं गाती हिंदी थी, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ना दूर दूर तक नहीं सोचा था। मैं एक गल पंजाबी च दसा, वो पंजाबी आती है। मैं दूर हाँ, मैं एक्चुअली हुण मैं जे चलावांगी ना तो कहणगे मैडम तुसीं तां हिंदी च गल करी जांदे हो, देखो मैं पंजाबी च भी गल कर रही हूँ। इवन लाइव में भी मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं हिंदी में बात करना शुरू हो जाऊँ तो वो मुझे बोलने लग जाते हैं कि पंजाबी में बात करो। तो हुण आपां थोड़ा जिहा पॉडकास्ट पंजाबी च कर लैंदे आ। ठीक है जी। वैसे ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? मैं कपूरथला तो हाँ। ओके। नहीं, इसको कपूरथला तो कोलकाता, हाँ कोलकाता तो दिल्ली, दिल्ली तो पूरा फिर triangle चंडीगढ़, किया है। हाँ। वाह। कभी सोचा तो शालू निशा पॉडकास्ट पे आओगे? देखना इतना घूम के। नहीं नहीं नहीं, ये तो कपिल शर्मा का था। नहीं मैंने वो भी सोचा था, कैसे मैं ही जब है। शार्क टैंक सोच रही, मैं इनके पॉडकास्ट में जरूर जाऊंगी, मैंने सोचा था। नहीं नाइस। तो हाँ जी, पंजाबी च दसदी हाँ। मैं पहला शुरू तो मैं बहुत हिंदी सॉन्ग्स गाए ने, मैं हमेशा हिंदी ही गाती सी, मतलब मैं कभी भी नहीं ट्राई किया कि मैं पंजाबी सॉन्ग गाऊंगी। तो मैं ये जिवें मैं इंडियन आइडल हो गया या फिर लिटिल चैम्प, सारे गामा, ये सारा हिंदी च ही है। तो मेरा शुरू तो एक बनया होया सी कि मैं हिंदी सॉन्ग ही गाने हैं। तो मैं पापा ना मेरे एक हिंदी सॉन्ग गाते होंदे सी, वाला गाना नहीं है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो मैंने ये इन्नी प्यारी लगती सी, मैं सोचती सी कि यार किन्ना पापा किन्ना सोहना गाते हैं। मैं भी फिर उन्होंने देखते सुनते बाथरूम जाके गुनगुनाती होंदी सी चांद सी, मतलब वो मेरी एक मेमोरी है, जैसे ना कोर मेमोरी, वो मेरी बेस्ट मेमोरी है। तो मैं उनको सुन के ये वाला गाना सीखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो मैं फिर हिंदी जा गई, क्योंकि वो इतना अंदर पैन इंडिया में जॉब करी है ना कॉग्निजेंट में, तो वो पंजाबी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। वैसे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं ਤੋਂ। अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। यस, वैसे देखिया मैं कि गर्ल्स ज़्यादा अपने फादर ਦੇ क्लोज ਹੁੰਦੀਆਂ है ना। मतलब मेरे को अपने पापा की हर चीज़ याद है बचपन से, जो उन्होंने मुझे मेरा ना मैंने AI, मुझे अब याद आ रहा है एकदम, जब आपने फादर के क्लोज बोला, तो मैंने AIEEE और IIT का एग्ज़ाम दिया था। तो उस दौरान तो ऐसा होता था कि वही करना है, क्योंकि वो एक तो अच्छी जगह से आपने इंजीनियरिंग करनी है। तब LPU इतना ज़्यादा नहीं, लोगों को इतना वैसे नहीं तो पता। लास्ट ऑप्शन बचते थे ऐसे वाले PTU वाले, क्योंकि मैंने भी तैयारी किया, आई कैन अंडरस्टैंड That's की true, हाँ। IIT IEEE की, या वो बचती थी या कुछ और, सिटी कॉलेज था एक, वो बचता था। राइट। तो ऐसे मैंने वो करी और मेरा नहीं क्रैक हो पाया। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसके लिए ना थोड़ा सा वो कर दिया था, गैप दे दिया था, 1 साल मैंने नहीं कुछ किया, तो मुझे था कि मैं कर लूँगी क्रैक। ऐसा तो था, मेरे स्कूल में भी बोलते थे टीचर्स की नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, कर लेगी, और मेरा किसी तरह नहीं हो पाया क्रैक। एंड मैं बहुत ज़्यादा ही
मतलब बहुत निराश हो गई थी, और पापा को कहीं ना कहीं होता है ना, आपके पेरेंट्स को पता लग जाता है कि आप परेशान हो कि कैसे हो। राइट। तो मुझे अपने पापा की उस दिन एक लाइन याद है जो मुझे आज तक भी, अगर मैं परेशान होती हूँ ना, मुझे वही याद रहती है। तो वो पापा ने मुझे बस ये बोला था कि जो घायल शेरनी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो मुझे वाह। वो चीज़ अभी भी याद है। तो बस वो ये है कि वो घायल शेरनी आज भी लगी हुई है और कर रही हूँ मैं। तो घायल क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं थोड़ी सी अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और वो कहीं ना आपके पेरेंट्स को पता होते हैं आपके ट्रेट्स कि आप कैसे हो, आप अपनी इमोशंस को कैसे दबाते हो। तो इसलिए पापा मुझे शुरू से एक मोटिवेशन फैक्टर रहे हैं मेरे लिए। और अभी भी मुझे ऐसा है कि वो मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ अपने फादर के। और मैंने शायद उनको कभी नहीं बोला होगा ये। और नहीं, बढ़िया आपने बोला, पता है उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम ना बोल नहीं पाते। मैं भी शायद बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूँ अपने मम्मी डैडी को ना, मैं कभी बोल नहीं पाया। नहीं, हर बच्चा ऐसा ही है, सही टाइम पे नहीं बोलते वो। मतलब बोल देना चाहिए, मुझे लगता है बोल अपने देना पेरेंट्स चाहिए। को। या और वो पता नहीं ऐसा हो जाता है ना, मतलब हम बचपन से ही साथ रहते हैं ना, तो और इस तरीके का एटमॉस्फेयर बिल्ड हुआ होता है, निकलती नहीं है बातें ना उनके सामने, इमोशंस निकलती नहीं है वैसे। हाँ, तो बस वही मेरे दिमाग में बात है कि वो घायल शेरनी, और अभी भी वो घायल शेरनी लगी हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने सपने सोचे हुए हैं ना, कि मैंने क्या ड्रीम्स लिए हैं, वो पक्का पूरे होंगे। एंड वन डे मैं अपने पापा के साथ ग्रैमी उठाना चाहती हूँ, और वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। ये 100% उठाने वाला जो आपने बीच में भी किया था ना, गाना जो सुनाया था, मुझे ऐसा लगा था हाँ, कि वो एक लाइन भी बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच। और बताओ, खाने में क्या पसंद करते हो? ओके, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। देखो, I वो love बताना छोले है भटूरे। जो सच हो, है ना। आपसे इंस्पायर होके हम छोले भटूरे खा ले, आप ऐसे फिट होके। और हम भटूरे बन जाए। अरे मैं बहुत छोले नहीं, भटूरे नहीं। खाती हूँ। लगता नहीं खाते सच में भाई, मैं झूठ बोल रहे ये हो। मेरी बॉडी का ऐसा ही है। मुझे लगता है मेरी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो मैं छोले भटूरे बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लग रहा है आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो होते नहीं, कहते हैं मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की, उसके चक्कर में सब नहीं करते यार, कोई चक्कर नहीं, बाद में रात को पढ़ाई करके फिर फर्स्ट आ जाते हो। हमें छोले भटूरे बता के खुद सैलेड खा रहे हो। और हम यहाँ भटूरे बने बैठे मैं भटूरा बनी बैठी हूँ। नहीं, मैं सच में, अरे मैं यहाँ पे देखो सर बैठे हैं, मैं सच में छोले भटूरे मैं बहुत खाती हूँ। ओके। आई लव छोले भटूरे। और जब आप सिंगिंग नहीं कर रहे या प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे किसी पे, तब क्या करना पसंद करते हो? अभी वो टाइम पता नहीं, शायद अभी आया ही नहीं है वो कि मैं ऐसे सोचूं कि कुछ और। तो अभी हम कॉन्टिन्यूसली वही, जो मैं जैसे मैं फ्री में बैठी होती हूँ ना, मैं यही सोच, अभी मैंने रिसेंटली एक मेरी नई हैबिट चूज़ की है, मैं गाने लिखना शुरू हुई हूँ। तो मैंने कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस मे बी हो सकता है बहुत जल्दी वो सामने भी आए लोगों के, और उन्हें भी पता लगेगा कि क्या लिखा है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरी न्यू हैबिट डेवलप हुई है। तो जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, तो मैं फ्री टाइम में कभी सॉन्ग्स लिखती हूँ, या फिर हम लोग टीम डिस्कशन में होता है कि अब आगे क्या करना है। बट अदरवाइज मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं जब ऐसे फ्री बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि कहीं पे गेड़ी मार आते हैं, या यू नो चंडीगढ़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो सुखना लेक इज़ लाइक माई फेवरेट स्पॉट, कि मुझे वहाँ जाना ही है। जब मैं फ्री टाइम में हूँ तो मुझे सुखना लेक जाना है। सो दैट्स माई ऑल टाइम फेवरेट थिंग। इंटरेस्टिंग। और मुझे शॉपिंग, और वैसे लड़कियों को शॉपिंग भी, आपको पसंद है शॉपिंग? एनी टाइम, अभी ना चले जाना तुम लोग। मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। प्रॉपर लड़की जैसे होती है ना, ऐसे मैं तो सच बताऊं, उनके साथ रह रहा कैसे लगता है खुद ही लड़कों जैसे ही होगी हूँ। अच्छा। हाँ, आपने पूछा ना शॉपिंग में, सोच रही हूँ सच में पसंद है या नहीं, बट आपको देख के इट्स फीलिंग वेरी नाइस की अच्छा, शॉपिंग रेडी होके रहना। ऐसा नहीं होता कि वो थेरेपी है, मतलब मुझे लगता है लड़कों के लिए भी होती है। इट्स अ थेरेपी, जैसे कुछ कार की कुछ चीजें शॉप करना, या फिर बाइक्स का कुछ शॉप करना। राइट। रिटेलिंग मुझे लगता है या शॉपिंग एक थेरेपी है। राइट, ट्रू है, बिल्कुल है होती है, लड़कों के लिए होती है। मतलब जैसे अभी मेरा तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा, बट होती है, मैंने देखा है। हाँ, मेरे ब्रदर को बहुत पसंद है गाड़ी वाड़ी जैसे। और किस चीज़ का शौक है आपको? बुक्स, मैं कुछ बुक्स, मुझे ऐसा होता है कि मैं कुछ बुक्स रीड करूं, बट बुक्स भी मुझे फिक्शन के साथ साथ, अभी मैंने थोड़ा नॉन फिक्शन स्टार्ट किया है, मैनिफेस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा एक अपने आप में टॉपिक है। राइट। तो उसके साथ कुछ चीज़ें विजुलाइज कर, मतलब अब मैं थोड़ा सेल्फ हेल्प बुक्स। हाँ जी, सेल्फ हेल्प मुझे लगता है कि वो ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अदरवाइज मैं फिक्शन की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे रोमांटिक फिक्शंस बहुत पसंद है। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ रोमांटिक फिक्शंस।
कोई अगर आप बताना चाहो अपनी फेवरेट फिक्शनल बुक्स एज वेल एज सेल्फ हेल्प बुक्स. मैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज मेरी फेवरेट है, मुझे वो बहुत पसंद है. व्हाट्स दैट अबाउट? It's about a girl. Actually, Pride and Prejudice is something about कि she has a pride also, और उसके साथ वो एक लॉजिकल भी है कि, और वो अगर वो प्यार भी कर रही है तो वो उसमें प्राइड है और वो पूरी लॉजिकल है कि अगर उसको लग रहा है कि उसके पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो उसको वो छोड़, मतलब सेपरेट भी हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि आजकल भी ऐसा ही हो गया है. यू आर वेरी लॉजिकल इन लव. ऐसा नहीं रहा कि वन टाइम कमिटमेंट हो गई है और टोटली कमिटेड है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है तो यू आर टोटली कमिटेड टुवर्ड्स हिम. तो मेरे तो ऊपर से जा रहा है, मुझे मत देखो, इन्हें कोई देखो. ज्यादा एजुकेशनल पॉडकास्ट हो रहा है. ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए. सो सेल्फ हेल्प में मैंने एक स्टार्ट किया मैनिफेस्ट. रॉक्सी करके है एक राइटर, ओके. नफौसी. सो उनकी मैं बुक पढ़ रही हूँ. इट्स वेरी गुड. द सीक्रेट पढ़ी है आपने? हाँ जी. मेरे साथ पता नहीं क्या है, मैं वो बुक पढ़ना शुरू होती हूँ, मैं कभी मिड से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाती. आई डोंट नो. मैं इतनी बार मैं सोचती हूँ मैं सिटिंग करूँगी अब उसकी, और उसके बाद मैं कुछ काम में लग जाती हूँ. शायद हो सकता है कि वो कुछ होना शुरू हो जाता है काम, और फिर मैं छोड़ देती हूँ. फिर मुझे लगता है कि अब मैं फिर से पढ़नी शुरू करूँगी. तो वो मेरे साथ होता ही नहीं है कि मैं सीक्रेट बुक कभी पूरी पढ़ूँ. पर मैंने उसकी वीडियो देखी है प्रॉपर. राइट. तो बट वो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि वो एक अलग ही दुनिया है. सीक्रेट करती है वो, वर्क करती है वो चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, मेरे केस में तो हुआ है. क्योंकि मैंने बचपन में सोचा था कि मैं विजुलाइज भी करती थी कि मैं ऐसे करूँगी, तो मैं आज कर रही हूँ, सिंगिंग में आ गई हूँ. बट ऐसा नहीं है कि हम कई बार ये सोच लेते हैं ना कि कईयों के लिए इंस्टेंट रिजल्ट होता है, कईयों के लिए बहुत पेशेंस वाला है. तो मेरे केस में इट्स वेरी पेशेंस वाला. या बट वर्क करती हैं. विजुअलाइजेशन मुझे लगता है इट वर्क्स. मेरी मूवी आई थी मॉड, शायद आपको, या एमी विर्क के जी. साथ, उस पे भी हमने करनी है बात. आपके प्रोजेक्ट्स हमने कुछ लिखे भी हैं जिन पे बात करेंगे. ठीक है. तो वो भी एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है. मैं एम्मी सर और दिलजीत सर, मैं सोचती थी कि मैं एम्मी सर के साथ कभी मूवी करूँगी, मैं उनके साथ डायलॉग डिलीवरी कर रही हूँ. मैंने विजुलाइज किया था. मैंने जब उस दौरान मेरे कुछ इंटरव्यूज हो रहे थे तो मैंने उसमें भी बताया था. तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक सब ड्रीम कम ट्रू था कि रिदम बॉयज के साथ मूवी आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो वो मेरा एक मैनिफेस्टेशन ही था. राइट. वाओ, नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें जो ऑफिशियली हुआ, वो कौन सा था आपका? और कैसे हुआ? क्योंकि बिकॉज अब नए नए मैनेजमेंट टीम के साथ जुड़े थे. क्योंकि मेरे को ऐसा भी सुनने में मिला है कई बार मैनेजमेंट टीम भी टाइम लेती है ना, आपको जांचने का, परखने का कि कैसे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कितना पेशेंस है इनके अंदर. ऐसा भी होता है, टेस्ट होते हैं ऐसे? दैट्स ट्रू, ऐसा होता है. हाँ. तो और ये कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपको एकदम से फेम आता है ना, उसकी मुझे लगता है कदर ही नहीं होती है. ओके. जब पेशेंस के साथ चीज़ होती रहती है ना, मुझे लगता है, चलो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को ये हूँ मैं इस लायक अभी, क्योंकि अभी मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है. पर विद टाइम आप ना और अच्छे इंसान होते जाते हो. तो जो मेरी भी मैनेजमेंट है, लाइक इट टुक टाइम फॉर दैट कि उन्होंने मुझे पहले ग्रूम किया, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट आई थी जो गा लेती थी, बस गा लेती थी अपने मन के लिए. पर मेरी ग्रूमिंग जो है वो इस टीम में आके हुई है. और ग्रूमिंग में तो आपको पता ही है, टाइम तो लगता ही है, कि ऐसा नहीं होता कि आप आए और इंस्टेंट आपका कोई प्रोजेक्ट हो गया. तो वो वैलिड पॉइंट भी है, क्योंकि मतलब ये मेरा मानना है कि अगर सपोजिटली मेरा कोई गाना इतनी जल्दी मैं अगर कुछ आते ही कुछ रिलीज कर देती और बाई चांस वो कुछ क्लिक भी हो जाता, तो शायद मैं वैसी इंसान ना होती जैसी मैं आज हूँ. आज मैं कुछ पेशेंस वाली भी, थोड़ी मुझ में पेशेंस भी आ गई है, या मैं कुछ चीज़ें जो नहीं थी वो मैं आज कर पा रही हूँ. जैसे कि मैं एक्टिंग कर पा रही हूँ, शायद मैं उस वक्त वो ना कर पाती अगर मेरे पास उतना टाइम ही ना होता ग्रूमिंग का. राइट. तो ऐसे ही वर्क करता है. तो मेरा जो गाना हुआ, रुलावांगे हुआ मेरा फर्स्ट सॉन्ग, वो 2022 में हुआ था. अब साइन 2017 में हुए थे, और फर्स्ट गाना आपका हुआ 2023 में. बट उससे पहले मैं कवर्स कर रही थी. मेरा 2 ऑफिशियल कवर्स भी आए हुए हैं. एक मैंने पागल कवर किया था, दिलजीत सर का सॉन्ग था, वो भी स्टोरी है. बताओ. तो वो हुआ था 2018 में, हमने डब किया था. सर का सॉन्ग आया था पागल, वो गोल्ड बॉय जी ने किया था. उनको म्यूजिक डायरेक्टर वो थे. तो वो गाना तो हमारी टीम में ही बना था. तो मुझे था कि मैंने सर को बोला कि मेरी वोकल्स का टेक्सचर थोड़ा सा वैसा है, तो हम वो कवर करते हैं. हमने सोचा नहीं था कि
प्रॉपर यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, हमने था सोचा था ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देंगे ठीक जो है। भी। वो करते 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 सर प्लान करते गए कि चलो वीडियो ही कर लेते हैं, अब गाना बहुत अच्छा बन गया है। तो जब वीडियो बन गई तो फिर वो स्पीड रैकेट्स के चैनल से आया था जो ओरिजिनल पागल था, Okay. तो उनको सेंड किया तो उन्होंने कहा कि हम ही कर देते हैं इसका कवर सॉन्ग। Okay. तो वो फिर उनके पास आना था, तो ऐसा हुआ था कि कुछ उन्होंने अभी डेट नहीं दी थी कि कब रिलीज करना है। तो जैसे अभी सर ने इवनिंग में गाना भेज दिया और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ और वो दिलजीत सर ने अपनी आईडी पे पोस्ट की हुई थी मेरी वीडियो। तो मेरे लिए ऐसा था कि क्योंकि अभी तो 1 साल ही हुआ था ना इंजीनियर से सिंगर बने, तो 1 साल में दिलजीत सर की प्रोफाइल पे चला जाना अपना गाना, तो मैं मतलब मेरे लिए तो वो, मैं सुबह मैं उठी थी और मेरे को मैसेजेस आए हुए तेरा गाना शेयर किया हुआ है सर ने, तो देख तो मैं तो क्रेजी हो गई थी उस दिन। मैं मतलब वो मेरे लिए मुझे लगता है कि बेस्ट डे ऑफ टिल नाउ इट्स द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो मुझे वो ऐसा हुआ था, तो वो ये वाले कवर्स किए हमने। अगर मैं कहूँ आप उसकी भी 2 लाइन सुना दो, आप क्या कहोगे? कि मैं नहीं सुनाऊंगी। ऐसे बस एक हुक सुना देती हूँ उसकी। मैं पागल ने फिर उदी हो जाना, अज भी जे मुड़ आया ओ। मैं पागल ने फिर उदी हो जाना, अज भी जे मुड़ आया ओ। ब्यूटीफुल यार, बहुत प्यारा गाना था और ड्रीम कम ट्रू था ये। तो यही फ़ायदा होता है मैनेजमेंट का, मैंने खुद से सोचना कहाँ था कि मैं स्पीड रैकेट्स कैसे भेज दूँ, तो यही सब फ़ायदे हैं मैनेजमेंट के, एंड यू हैव दैट सपोर्ट इन यू। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने एक मूवी, हम लोगों ने एक मूवी करी सर के ही प्रोडक्शन हाउस से, कर्मा एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस से एक मूवी हुई है गुड लक जट्टा शूट। वो निंजा सर के अपोजिट है। मैं वो अभी रिलीज नहीं हुई है, वो शायद इसी साल रिलीज होगी। तो वो मेरी फर्स्ट मूवी मैंने वो करी थी। वो इस सॉन्ग से रुलावांगे से भी पहले हुई थी, जो 2023 में सॉन्ग आया। ओके। तो आपको एज ए सिंगिंग से पहले तो मूवी मिल गई, राइट? हाँ जी, ऐसा? हाँ, वाओ, यस। तो वो ये भी और बड़ी बात थी कि कुछ चीज़ें होती है ना जो आप बैक एंड पे चल रही होती हैं, शायद सबको पता नहीं लग रही होती। तो ये मूवी ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज की, मतलब कि मुझे और कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर। और निंजा सर के साथ एक्ट करना, मतलब इतने बड़े इसमें मेरे को एक्टर्स थे, रुबीना बाजवा जी भी हैं इसमें। तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। सच्ची कर्मा वाले, यस। वाओ, तो फिर ताई कर्मा एंटरटेनमेंट वाओ, कितना रिलेट कर रहे कर्म जुड़ गए। दैट्स ट्रू। अच्छा, एक और चीज, जैसे अभी हम प्रोजेक्ट पे आ रहे थे हम। हाँ, मेरे को एक और चीज पूछनी थी। जैसे अभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, आपने बताया आप मैनिफेस्ट करते थे सिंगर, तो आप सिंगर बने भी। उस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आप एज ए एक्टर नहीं मैनिफेस्ट करते थे, बट आपको एज ए एक्टर पहले चांस मिल गया, क्योंकि बिकॉज ना कई बार ऐसी चीजें होती है लाइफ में। जैसे मैंने नहीं कभी एक्सपेक्ट किया था कि मतलब मैं पॉडकास्टिंग भी करूंगा या फिर हमारी अपनी एजेंसी होगी। मेरे को तो 20-25 हज़ार रुपए की जॉब सिक्योर करनी थी, मैं तो इसलिए पढ़ने आया था। तब उस पे आपका क्या थॉट है? जो आप सोचते नहीं है वो हो जाता है जब आपके साथ। वो फिर आपकी डेस्टिनी होती है, मुझे लगता है। सोचा मतलब ऐसे तो था कि जैसे मैं, मेरी सिस्टर और ब्रदर ना, हम तीनों का ऐसा था कि हम टीवी बहुत देखते थे, मतलब पढ़ते भी थे, पर हम बैठ के साथ में टीवी या कोई मूवी या फिर कुछ सीरियल्स वगैरह देखते थे। तो होता है ना कि हम तीनों एक्ट भी करते थे, कोई ऐसी सिचुएशन बना लेते थे। जैसे मेरा भाई था, वो बोलता था कि मैं तुम्हारा कहीं से आ रहा हूँ, अमेरिका से, तुम लोग लंदन से आ रहे हो, अब तुम मुझे आके ऐसे टकराओगे और तुम ऐसे करोगे। तो हम लोग पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते थे। वो शायद बचपने में ही होता था, तो वो कहीं हो सकता है बैक ऑफ द माइंड कुछ मैनिफेस्ट तो हो ही गया हो, तभी मूवी मिली हो। सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रह जाती हैं जो हमें नहीं याद रहती। तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है गुड लक जट्टा तो मुझे लगता है डेस्टिनी थी, क्योंकि उससे पहले मैं डब स्मैश, मैंने बताया जैसे पहले बताया ना, मैं वीडियो बनाने लगी थी, तो सर को शायद कुछ देखा होगा कि मैं एक्ट कर सकती हूँ। तो इससे पहले ऑडिशन भी हुए थे, हमारा लुक टेस्ट हुआ था प्रॉपर, तो पसंद आया, तो फिर ये हो गया। तो ये तो डेस्टिनी है, दिस इज लाइक टोटल डेस्टिनी। मैं काफी समझ पा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में ना। डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में ना, मतलब आप कहीं जाना चाहते हो, अगर कहीं और भी लेके जा रही है, देन उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि बिकॉज वो लिखा तुम्हारी डेस्टिनी के अंदर है। हुआ है, यस। फिर मैनिफेस्टेशन उसी की तरफ वर्क करने लग जाती है। जब आप डेस्टिनी में आ जाते हो, तो अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि ये मुझे करनी है, फिर आप अगले स्टेप के लिए खुद ब खुद मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। हम फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आ रहे थे,
जो ऑफिशियली रिलीज हुआ आपका? वो हाँ जी, वो 23 में आया था, 22 में आया था, रुलावांगे। वो परमीश सर के साथ आया था, उन्होंने फीचर किया था उसमें, तो वो भी बहुत बड़ी वो बात भी थी। बहुत बड़ी बात थी, राइट? जी पहला ही गाना वो भी परमीश वर्मा के साथ? यस। आपको मतलब होने से पहले पता लग गया था कि परमीश जी के साथ करने वाले हैं? नहीं, मुझे जब मैंने मैंने डब किया गाना, तो बस बातें चल रही थी, तो सर मुझे एक्चुअली कई बार ना आपको बताना नहीं होता है अपने आर्टिस्ट को भी ना, तो ये मैंने अब सीखा है। पहले बार मैं बोल देती थी सर ये कौन आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, मैं पूछती थी, पर अब मैं थोड़ा कम हो गई हूँ, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट होते नहीं होता ना, तो उसका बहुत दुख लगता है आर्टिस्ट को। मुझे लगता है वो अंदर ही अंदर ऐसे सोचता है कि यार काश वही हो जाता, उनके साथ हो जाता। तो सर ने मुझे हो सकता है शायद सरप्राइज देना हो, या उन्होंने मुझे बताया नहीं था तब। ओके। तो शायद 5 मंथ्स हो गए थे कुछ गाना बने हुए, तब मुझे सर ने ऐसा हल्का सा मतलब हिंट दिया उसके बाद कि हम सोच रहे हैं, 3-4 नाम सोचे थे, तो उनमें से परमीश सर का भी नाम था। तो मतलब मैं अंदर से तो, बाहर से तो नहीं दिखा सकती मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि होता है ना कि कितनी एक्साइटेड हो रही है, तो मैं कहती नहीं अच्छा ठीक है सर, हो जाता तो अच्छी बात है। तब खुद से नहीं बताया मैंने ऐसी एक्साइटमेंट। तो फिर उसके बाद वो उनके प्रोजेक्ट्स थोड़े, क्योंकि सर इज़ वेरी बिजी, परमीश सर इज़ वेरी बिजी, उस दौरान भी बहुत बिजी थे, कुछ प्रोजेक्ट्स उनके बैक टू बैक चल रहे थे, उनकी डेट ही नहीं मिल रही थी। तो मन में ऐसा होने लग गया कि नहीं, शायद उनके साथ तो गाना नहीं होएगा, क्योंकि डेब्यू करना ही था, वो डेब्यू सॉन्ग में भी डिले होता जा रहा था। ओके। तो लाइक ऑल ऑफ अ सडन ना, वन डे मे बी इवनिंग का टाइम था या सुबह का टाइम था, सर ने मतलब सर को कॉल आई परमीश सर की कि हम ना गाना कल कर लेते हैं शूट। अच्छा। तो सर ने, क्योंकि गाना तो हमें उन्हीं के साथ करना था, ऐसा तो था कि उनके साथ करेंगे तो ऑफ कोर्स रीच, ही इज़ वेरी बिग स्टार, तो ये गाना अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। राइट। तो ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क था कि अगले दिन शूट करना, राइट। क्योंकि गाना रुलावांगे हमने सोचा था कि इसका प्रॉपर एक ना डांस वगैरह रखेंगे, इसमें प्रॉपर क्राउड होगी, और एक प्रॉपर सेटअप के साथ सेट होगा अच्छा सा, जो भी है डेब्यू जैसे होता है ना, एक आर्टिस्ट को के लिए एक बड़ा सा डेब्यू प्लान होता है, तो वही था। तो हमने सोचा कि सर ने सोचा कि एक दिन में कैसे प्लान हो सकता है। तो मैं भी थोड़ी सी ऐसी डिसअपॉइंट हो गई थी, शायद अब नहीं होगा, क्योंकि कल तो कैसे शूट होगा। तो फिर मुझे दोपहर को कॉल आया कि नायकरा रेडी हो जा, हमें दिल्ली जाना है और शूट हो रहा है कल। तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं ना मुझे देखने की, कहाँ से कॉस्ट्यूम आ रही है, मैं तो बस एक्साइटमेंट शो कर रही थी कि हाँ गाना हो रहा है शूट। बट मुझे पता है बैक ऑफ द लाइक इस स्टोरी में क्या चल रहा है, वो कैसे सेट वो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कैसे कॉस्ट्यूम्स हो रहे हैं, क्योंकि काफी टीम्स इन्वॉल्व होती है एक शूट में। तो कैसे डायरेक्टर हुआ ये मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं पूरी अपनी धुन में हूँ, मेरा तो सर के साथ सॉन्ग आना है, मैंने जाके एक्ट करना है। पर मैं बहुत नर्वस थी, मैं वहीं पे आने वाला था, मैं यार पहला ही गाना परमीश जी के साथ था, तो वो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट शॉट मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और एक जगह एक कोई सीन था, उसमें मैंने रीटेक दे दिए। तो मैं, क्योंकि होता ना कि आप इतने बड़े स्टार के साथ कर रहे हो परफॉर्म, और आप आधा तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस वही चला जाता है कि यार ये हमें जज करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, और वो डायरेक्टर भी हैं ऊपर से, मतलब चलो ये वीडियो उन्होंने डायरेक्ट नहीं करी थी, बट वो है तो एक राइट एज अ वीडियो डायरेक्टर भी उनका था। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो फिर परमीश सर ने मुझे अच्छे से समझाया कि जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और हो जाएगा। तो बस मैंने ऐसा किया और इट हैपेंड, और फिर वो फ्लो में हो गया। बट मैं पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो इस तरह ये गाना ऐसा हुआ है कि जैसे वेरी फास्ट, मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ कि एकदम से इसका तैयारी हुई, सब हौच पौच हो गया, बट एट लास्ट इट वर्कड और अच्छा रहा। स्पीड रेकॉर्ड से आया था ये गाना। एंड हाउ इट वाज वर्किंग विद परमीश वर्मा, मतलब वो फन होते हैं सेट पे, या फिर सीरियसली अपना काम कर रहे होते हैं, या फिर आर्टिस्ट की तरह फील ले रहे होते हैं? How it is? नहीं, वो बहुत हेल्पिंग है। मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि एक बहुत बड़ा स्टार या सेलिब्रिटी के साथ आप काम कर रहे हो, तो बहुत हेल्पिंग है वो। हर चीज़ अगर आपसे कुछ नहीं होती तो आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं हो रहा तो बैठ जाएंगे कहीं जाके कि हो जाएगा जब तब मुझे बुला लेना या जो भी, नहीं, वो बहुत हेल्पिंग है। और बहुत फन तो चलो, मैं एक्चुअली मेरा पहला गाना था, तो मैं बहुत चुप करके बैठी रहती थी। सर के साथ बॉन्ड उनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हाँ वो फन तो सब होता था, सर के साथ प्रॉपर होता था। तो मेरा तो पहला गाना था, बस मेरा तो उसी ड्रीम में ही निकल गया कि सर के साथ गाना हो रहा है, ये करना है, तो मैं तो उसी धुन में रही। बट मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके।
मतलब ही इज़ वेरी हेल्पिंग। अभी भी जैसे कोई गाना आता है तो मैं उनको कई बार वीडियो भेज देती हूँ, सर प्लीज़ शेयर कर देना, तो अभी भी ही इज़ वेरी काइंड, और वो कहते हैं नहीं करेंगे Wow. शेयर, तो ही इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को ऐसा, जो आपके सीनियर आर्टिस्ट अगर ऐसे हो ना, तो जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलती है। आपको एक ऐसा फील होता है कि नहीं, वी आर इन अ गुड इंडस्ट्री, वी आर वर्किंग गुड इन अ गुड इंडस्ट्री, हमारे लिए सब अच्छा है, क्योंकि हमारे से जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं बहुत टचवुड, मुझे सब सीनियर आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिले हैं। इवन एमबी सर के साथ काम करके भी मुझे ऐसा ही लगा था। सच, वो पहला गाना आपने हिंदी किया था या पंजाबी किया था? रुलावांगे हाँ, पंजाबी किया था। हिंदी मेरा अभी ये पहला आया है। अच्छा, ये पहला आया आपका हिंदी? जरूरी है क्या, ये मेरा हिंदी पहला है। yes. राइट। वैसे आपको पर्सनली ज्यादा पसंद क्या करना है, हिंदी या पंजाबी? बोथ। बोथ। पंजाबी से भी कनेक्ट है, क्योंकि मदर लैंग्वेज ही, मेरी मदर टंग ही पंजाबी है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ये मेरा सपना है। चाहे वो पंजाबी में भी हो और हिंदी में हो, दोनों में मैं करना चाहती हूँ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ? ਕਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? क्योंकि दोनों कर चुके आप। हाँ जी। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵੱਖ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਸੈੱਟ ਦਾ? ਕੁਝ ਫਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਓਵਰ ਦ ਟੌਪ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੌੜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌੜ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਜਣਾ ਜਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਸੌਂਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌੜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੌਂਗ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰੂ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਜਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਰੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਟਲ ਵੂਟਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਰਿਸਕੀ ਫਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ, ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਆਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੀਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। राइट। आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, लुक्स मैटर करती हैं या फिर सिर्फ टैलेंट को भी वेट मिलता है? जैसे आपने और लोगों को भी देखा होगा, अपनी जर्नी भी आपकी रही है, वैसे दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट। ये जब पहले का जो टाइम होता था ना, जब आपकी कैसेट्स आती थी, जब आप इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होते थे लोगों को, तब मुझे लगता है कि तब के टाइम में टैलेंट बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था। तब ऐसा होता था कि
आवाज़ को लोग सुनते थे, मतलब लोग आवाज़ के दीवाने होते थे किसी चीज़ को भी लेके। तब इतना ज़्यादा नहीं होता था कि कौन कैसा दिख रहा है या कोई कैसा होगा, वो बस सपने लेते थे कि ये सिंगर ऐसा गा रहा है तो वो ऐसा दिखता होगा या जैसा होगा। तो अब का टाइम ऐसा हो गया कि अब जैसे इंस्टाग्राम और रील का ज़माना आ गया है, तो अब आपको भी ऐसा होता है कि जो दिख रहा है, ऐसा होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है वाला हिसाब हो गया है। तो जैसा आप दिख रहे हो, आप अपने आप को जैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है आपके टैलेंट में। ऐसा नहीं है कि टैलेंट आपका कहीं छुप जाएगा, वो आपको नहीं कहीं आगे लेके जा सकता, वो 100% लेके जा सकता है। बट जब आप किसी चीज़ को जिस तरह से पोर्ट्रे कर देते हो, अपनी पर्सनालिटी को जैसे डेवलप कर लेते हो, जैसा आप अपने आप को दिखाते हो, वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है। फिर लोग आपको और ज़्यादा उस हिसाब से फॉलो करने लग जाते हैं। राइट। बाकी टैलेंट की कदर तो हमेशा होती है, आज नहीं तो कल वो होती है। ट्रू। या काफ़ी बातें होगी हमारी, अभी एक रैपिड फायर करते हैं, है ना? जिसमें फटाफट करेंगे तो ताकि आपके बारे में थोड़ा और हमें क्विकली पता लगे, है ना? आपने कहा कि आप फन नहीं करते सेट पे, अभी करना स्टार्ट किया है आपने थोड़ा थोड़ा, तो ये एक फन राउंड है काफ़ी। इसमें ना आपको रॉन्ग आंसर्स देने हैं, ओके। और वो कितना फनी देते हो आप, फिर वो आपको सेट पे और ज़्यादा निखारेगा। अच्छा, मेरी ट्रेनिंग हो रही है। आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आपको पता नहीं है, हमें सर ने बताया था अच्छा। कि ये चीज़ करनी। योर डेब्यू फिल्म्स नेम? टेलीटबीज। ओह वाओ, आपका रोल काफी अच्छा था उसमें। वैसे आपने देखा है टेलीटबीज? मेरा फेवरेट था वो, है ना, एक टाइम पे Yes. पता नहीं उसमें वो होता भी कुछ नहीं था। है, Yes. बस चलते रहते हैं, गिर जाते हैं। लाला पर्ल और ये सब थे उसमें। मेरी फोटो ऐसे कुछ, इट वाज गुड। इट वाज क्यूट। कैपिटल ऑफ पंजाब? जलंधर। वर्कआउट रूटीन? रोटी खाना। योर फेवरेट सिंगर? मिकी माउस। ओह या बहुत पसंद है मुझे उनके गाने। ओह वाओ, मुझे भी बहुत पसंद। ब्यूटी सीक्रेट? मड बाथ। ये तो सच ही हो गया। अच्छा, वो सच है? हाँ, मड बाथ कहते हैं ना, उसके बड़े फायदे। ये तो मैंने सही बोल दिया। आजकल बहुत चला हुआ है, मैं बहुत रील्स देखती हूँ ना, उसमें मड बाथ बहुत ज्यादा। यहाँ है आसपास इसकी फैसिलिटी? नहीं, मुझे लगता है करनाल में है। ओके। मैंने कोई रीसेंट रील देखी थी। बात मतलब बिल्कुल कीचड़ होता है कीचड़ में बात। हाँ, मैंने सोचा वैसे आपने गलत आंसर दिया है। ये सही है? हाँ। क्या चल रहा है आज की दुनिया में? वो वही है, बस नाम नया दे दिया। जैसे बचपन में हम तो वैसे ही मड में ही रहते थे, सही बात है। हाँ, अब उसको मड बात बोल दिया। आपका निकनेम, रियल निकनेम? पिकाचू। ये फेवरेट फेस्टिवल? या हैलोवीन इन पंजाब। ओके। हैलोवीन इन पंजाब। योर फेवरेट पंजाबी डिश? पास्ता। पास्ता। योर बिगेस्ट फियर? ये तो सच ही निकलेगा ना फिर। जैसे मेरा है कि जब मैं मैगी का पैकेट खोलती हूँ, मुझे तब बहुत डर होता है कि इसमें से ऐसा ना मसाला ना निकले। ये तो सच है। ये सच ही है। मेरा बिगेस्ट फियर, कहीं मेरा गाना जरूरी है कि 100 मिलियन ना हो जाए। ड्रीम अवार्ड? कार्टून ऑफ द ईयर। योर फेवरेट डायलॉग? ये तो सच ही निकलेगा। नहीं, झूठ भी निकल सकता है। चलो आप सच बोल दो यार। सच बोल दो। एक तो माफ है, 7 खून माफ होते हैं, एक माफ कर देते हैं। एक वो जैसे वो बोलते नहीं, शिनचैन, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट डायलॉग पता है कौन सा है? आलू ले लो। ये भी अच्छा। कांधा ले लो, अच्छा है। एक टैलेंट जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, आपका कोई ऐसा टैलेंट? रॉन्ग आंसर। कि मैं आंखें खोल के सो जाती हूँ। वाओ, जैसे मैं अभी भी सो रही हूँ। मैं तो प्लेन उड़ा लेती हूँ। हाँ, किस दिन लेके जाना मुझे कहीं पे? हाँ श्योर। कहाँ पे जाएंगे हम फिर? हम कहीं भी चल सकते हैं। हम चलेंगे, हम मून पे चलेंगे। ज्यादा हो गया। शॉपिंग करने। शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है। मेरे को आपको देख कर इसका फीमेल वर्जन सुनने का मन कर गया। दारू मेरे। आपको ये सॉन्ग अच्छा लगता है? आपने इस पे भी रील बनाई हुई है? अभी बनानी है। हाँ, नहीं, आपने एक बनाई भी हुई है। हम तो भूल जाते, काम बहुत ज्यादा करते हैं अब तनी। ओ हाँ यार। हाँ, बनाइए। हाँ, आप उसमें बैठो, प्लेन में या मैं बैठो। समझ गई। यस, मैंने विद फोक बनाई है। हाँ,
मुझे लगा यार, फिर मैंने बोलना नहीं चाह आपकी रहा था क्या। मेमोरी बहुत फास्ट है। हाँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा 2 पैक डाउन करके ही बनाई है इसलिए बोल गया। हाँ, सही बात है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पीती। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ये सच है। नहीं नहीं, रॉन्ग है। फ्यूचर प्लान ये है कि अभी मैं जाऊंगी, बस बाहर मेरी एक आयरन मैन वाली कॉस्ट्यूम तैयार है, ओके। मुझे पहननी है, और कार पे सर जाएंगे और मैं उड़ के जाऊंगी चंडीगढ़। योर क्रश? कैंडी क्रश। नाइस। मेरा पता है कौन है? कौन? गूगल मैप्स की जो वॉइस है ना, वो। ओह हाँ यार, मुझे अलेक्सा बहुत पसंद है। हम्म। कई बार आपने अलेक्सा से बात की है? मुझे सच्ची लग रहा है हम पीके करते हैं। कई बार मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ ना रूम में, तो मैं अलेक्सा से बातें करती रहती हूँ, तो कई बार मुझे लगने लग जाता है यार मैं बहुत अकेली भी अकेली हूँ क्या। इट्स गुड। आपने कभी ट्राई किया है अलेक्सा से बात करना? मेरे पास है नहीं अभी। मेरे पास चैट जीपीटी है, उससे काफ़ी बात करती हूँ मैं। वो भी एक अलग से हो गया है। बहुत सारे लोग हो गए बात करने वाले ना जीवन में। ग्रो। सही पहले बात होता था है। अकेलापन। अभी AI असिस्ट भी आ गया है व्हाट्सएप पे, देखा है वो? इट्स वेरी, मुझे लगता है वो कई बार डेंजरस भी है। नहीं, वो नहीं देखा अभी। अभी आई एम कमिटेड टू चैट जीपीटी। एंड आई एम अलेक्सा। अच्छा, फाइनली एक और है, योर मॉर्निंग रूटीन। रात को सो जाना। ये मॉर्निंग कैसी रूटीन हुई? तो अभी तो गलत बताना है ना। हाँ, सुबह उठ के फिर सो जाना, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। ओके, इंटरेस्टिंग। थोड़ा गाना बजाना ना हो जाए। अभी आप बोलो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे मैनेजमेंट से बात करो, इसके पैसे लगते हैं। नहीं ठीक है। वैसे एज ए सिंगर अपने से अलग और किन के गाने सुनने ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे अरिजीत सर के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, श्रेया जी, सबरीना कारपेंटर, सेलिना गोम्स, और दिलजीत सर की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। AP ढिल्लों, गुरु रंधावा जी, सतिंदर सरताज जी। oh my God। तो मुझे लगता है कि सबके गाने मतलब कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, तो इट्स गुड। सिखाते हैं मतलब ये नहीं समझ पाया मैं, सिखाते क्या है? मैंने तो वाइब वुइब करना ही सीखा बस, बाकी तो कुछ सीखा नहीं। सिखाते हैं मतलब कि जैसे अभी अगर हम कुछ गाना बनाने वाले हैं, तो हमें, अगर हम बहुत वैरायटी ऑफ सॉन्ग सुनते हैं ना, तो हमारे मन में कुछ कंपोज अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसा होने लग जाता है कि हमें ऐसा कुछ टाइप का कुछ गाना बनाना है। अगर हम 2 गानों को मिक्स करके कुछ करें, कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो वो हेल्प मिलती है। मुझे लगता है कि हर एक सॉन्ग ना जब कुछ बनता है, कुछ उसमें कुछ प्ले हुआ है, तो वो एक हमारे अगले आर्टिस्ट के लिए एक हेल्प है, मेरे लिए एक हेल्प है, या हमारे लिए। बेसिकली क्या है, ये तो टेक्निकल लोगों के लिए हो गया, मतलब जैसे आप इस फील्ड से हो तो हो गया, मतलब जैसे अगर हम लिसनर हैं उनको भी कुछ सिखाते हैं, ऐसा भी है? यादें ही आती हैं मुझे लगता है गाने सुन के, है ना। हाँ, कई सॉन्ग्स को सुन के ऐसा लगता है मुझे अपनी स्कूल बस की याद आ जाती है, कई सॉन्ग्स को सुन के मुझे अपने कॉलेज ऐसा की याद। होता है। हाँ, तो म्यूजिक में बहुत पावर है, यस। म्यूजिक हील भी कर सकती है। राइट। अच्छा, आप एक्टिंग भी करते हो अभी, लिरिक्स भी लिखते हो, सिंगिंग भी करते हो, आज पॉडकास्ट भी कर रहे हो, और डांस भी करते हो। डांस भी करते हो, रील्स भी बनाते हो। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सिंगिंग में। सिंगिंग जब हम में। सिंगिंग मतलब जब हम सॉन्ग बना रहे होते हैं, जब डबिंग कर रहे होते हैं सेशन में, वो मेरा फेवरेट टाइम है। सेशंस मेरा फेवरेट टाइम है, यस। जब कोई नया सॉन्ग बन रहा होता है या कुछ क्रिएट हो रहा होता है, तो वो मतलब मुझे लगता है कि वो एक अलग डायमेंशन है। जब एक स्टूडियो में एंटर होते हैं ना, आपको लगता है कि एक अलग डायमेंशन है, आप कुछ बनाने लग गए हो, तो आप किसी अलग दुनिया में पहुंच गए, और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप ये सॉन्ग कौन से लोगों तक आपका गाना जाने वाला है, आप ये भी इमेजिन करने वाले लग जाते हो। तो वो मेरा एक फेवरेट टाइम होता है कि जब अब मैं, जैसे अगर मैं फ्री भी हूँ तो मैं सर को यही बोलती हूँ, चलो सर सेशन लगा लेते हैं कहीं पे। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए हीलिंग है सॉन्ग बनाना। yes। जैसे आपने पंजाबी गाने का कवर किया है ना, क्योंकि आपको पसंद था या चल रहा था गाना, ऐसे कभी हिंदी गानों में भी सोचा कि यार ये वाला गाना मेरी वोकल में होता तो? हाँ जी, मैंने एक किया था और कवर, वो ऐसे क्यों एक गाना आया था। तो वो मेरा अच्छा गाना फेवरेट है, तो मैं उसकी 1-2 लाइन आपको सुना देती हूँ। ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। ऐसे क्यों बातें खुद की ही लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर।
बहुत प्यारा गाते हो आप। थैंक यू सो मच। ये मतलब मुझे लाइक ये गाना बहुत अच्छा है, इसका मैंने थोड़ा सा कवर किया था। एक मैं आपको हिंदी सॉन्ग और सुनाती हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब मैं जब वो गाना गाती हूँ तो वो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत रिलेट कर पाती हूँ, पता नहीं कैसे। फरीदा खानम जी का गाना है वो। ओके। वो ऐसे है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह। पॉडकास्ट करते समय ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब जैसे गाने भी आप ही गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है गले के अंदर कोई और ही बैठा है जहाँ से आवाज आ रही है। नहीं सच्ची बहुत प्यारा गाते हो, बहुत ही मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब पंजाब में बैठ के ना किसी पंजाबी सिंगर की वोकल सुन रहे हैं हम लोग, ऐसा तो बिल्कुल भी वाइब नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने इस तो गल तो याद है, मैं पंजाबी गाना भी गा दिंदी हाँ, क्योंकि मैंने है ना कि अपना पॉडकास्ट पंजाब च भी जाएगा, है ना। गाना सुना दिया इतना सी भुल्ली गई सी। यस, दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। नी आजा तेनू साहा देनी तागे च परोलवा, सीने विच चल दिया रगा च लकोलवा, नी आजा तेनू साहा देनी तागे च परोलवा, सीने विच चल दिया रगा च लकोलवा, दूरियां दा सप किते सानू डंग जावे ना, हाय हाय तेरे मेरे प्यार नू नजर लग जावे ना, हाय तेरे मेरे प्यार नू नजर लग जावे ना। थैंक यू। वाओ अमेजिंग यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ना कुछ गा लेते हो आप, वहाँ बोर तो नहीं होते हो आप कभी, है ना? नहीं, मुझे लगता है ये मेरी फेवरेट थिंग है, मतलब गाना। मुझे लगता है कि हर किसी को गाना चाहिए, हर इंसान को गाना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग और म्यूजिक जो है ना वो हील बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि एक वाइब्रेशन है। हम कहते हैं कि हम सब एक वाइब्रेशन से बने हैं, राइट। हम एक वाइब्रेशन पे रहते हैं, तो जब हम कुछ गाते हैं या फिर हम कुछ सुनते हैं तो अपने आप हीलिंग होती है। ये मेरे साथ तो होता है कि जब मेरा मूड बहुत ज़्यादा लो है तो मैं कुछ प्ले कर लेती हूँ, मुझे कुछ म्यूजिक चला लेती हूँ, मैं कुछ गा लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। या बस गा ले हर कोई, रिलीज ना करे। रिलीज वही करे जिसको असल में गाना आता है। अपना मूड ठीक करे, दूसरों का खराब ना करे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो बोलना आसान है, क्योंकि आप तो गा लेते हो, अच्छा है ना। तो आप अगर नहीं, अगर आप दिल से गाओगे ना तो सब कुछ मुझे लगता है अच्छा ही गाया जाता है। चलो ठीक है, फिर आप अपना असली में सुनना, ठीक है? मैं आपको गलत प्रूफ कर सकती हूँ। अच्छा अभी यू हैव अ टीम है ना जो सब मैनेज करते हैं, बट स्टिल आपको कोई चैलेंजेस लगते हैं इस इंडस्ट्री में? चैलेंजेस तो किसी ऐसी मतलब मैनेजमेंट के टर्म्स में तो कोई चैलेंजेस नहीं लगते, बट हाँ कुछ ऐसा लगता है कि अब ना मेहनत तो चलो पहले भी होती थी, बट अब ना थोड़ा ज़्यादा एक स्ट्रगल वाला टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हो गए, उतने ज़्यादा आपको पता है कि टैलेंट भी अब बहुत बहुत ज़्यादा ही बल्क में एवरीवेयर, टैलेंट इज़ लाइक एवरीवेयर नाउ। तो आपको अपने आप को एक जगह पे खड़ा करना अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन है कि आपको हर मंथ में आपको एक सॉन्ग निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा है कि कोई एक नया सॉन्ग आता है और लोग भी भूल जाते हैं कि क्योंकि मेमोरी स्पैन बहुत छोटा रह गया अब लोगों का, 15 सेकेंड वाला रह गया कि अब 50 सेकेंड रील देखी एंड मूव किया, फिर अगला कोई सॉन्ग आ गया वो 15 सेकेंड में चलाया, और फिर तो इस केस में मुझे लगता है थोड़ा कॉम्पिटिशन उस लेवल में आ गया है।
कि आपको अब अपने आप के साथ आपका कंपटीशन और बढ़ गया कि आपको ये होता है कि अगर मैंने आज ये गाना निकाला तो नेक्स्ट मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज लोग मुझे भूल जाएंगे या मेरी ये चीज़ उनको नहीं याद रहेगी। तो इस वे में थोड़ा सा मुझे लगता है हार्डशिप आ गया। अदरवाइज तो आजकल तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ। आप घर बैठो, आप अपना गाना भी AI से बना सकते हो, आप अपने लिरिक्स डालो। आजकल तो AI का ज़माना आ गया है। राइट। वैसे AI को आप कैसे देखते हो? जैसे अभी कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे हैं जो फेमस सिंगर्स की वॉइस में एक क्लिक में हो जाते हैं। तो वो बहुत डेंजरस है बेसिकली। बट वो कुछ टर्म्स मुझे लगता है जैसे होता है ना, हर चीज़ एक ब्लेसिंग और वो होती है आपके लिए बून होती है। तो वो ऐसा ही है कि अगर अब कोई चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रही है तो वो ऑफ कोर्स है कि वो आपके लिए कुछ गलत भी लेके आएगी। अब जैसे ChatGPT हम बात कर रहे थे, ChatGPT बहुत हेल्पफुल भी है। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, आप उस पर कुछ भी डालो, आप अपने कुछ चीज़ डालोगे कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ, तो ChatGPT आपको बहुत वैलिड और प्रिसाइज पॉइंट्स बताता है। तो जो शायद आपको पहले बहुत ज़्यादा होता था कि आप किसी के पास जाके आप कंसल्ट करोगे, ये सब होता था। इस चीज़ में तो हेल्पफुल है। बट जो ये चीज़ है कि किसी को इमिटेट करना या किसी का फेस किसी पे लगा देना, सो दैट्स वेरी बैड। ये चीज़ सही नहीं है। वैसे ChatGPT से मेरे को याद आया, मतलब आपने वैसे कभी ट्राई किया अपना नाम ChatGPT पे? हाँ, जैसे मतलब जैसे मतलब ChatGPT टेल मी अबाउट नाइक्रा। मैं अलेक्सा के साथ बहुत करती हूँ। ChatGPT में मैंने किया है, हाँ, मतलब अभी तो नहीं हुआ ना इतना, तो वो ऐसा आ जाता है कि अभी तो नहीं है। बट हाँ, मैं गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, नाइक्रा के क्या गाने आए हैं, हु इज़ नाइक्रा, मैं ये बहुत सर्च करती हूँ। आई लव डूइंग दैट। या क्यूट। मतलब वैसे क्या ढूंढ रहे होते हो, क्या चाहते क्या हो कि क्या है? कि बस खुद को देखना ना गूगल पे बड़ा अच्छा लगता है। इट्स गुड। ये ठीक है, होता है ना कि हर एक आर्टिस्ट की एक हिडन वो होती है चीज़ें। आर्टिस्ट एक्चुअली होता है ना, एप्रिसिएशन का मारा होता है, जो खुद से कुछ ऐसे देख लेता है ना, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, तो उसको एक बूस्ट मिलता है। ये हमारी ईगो को बूस्ट है बेसिकली सर्च करना। फिर से एक फन राउंड करते हैं, है ना? मेरे पास काफ़ी सारे, क्योंकि आप एक्टिंग भी करते हो, सिंगिंग भी करते हो, तो मुझे लगता है कि आपके पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए, है ना? सो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादा हम जान पाएंगे आपको। अभी आई विल से अ वर्ड, आपने उसका सिर्फ एक वर्ड में ही आंसर करना है। ठीक है, बट अगर आप करना चाहो तो लाइन भी कर सकते हो, बट इट्स अ वन वर्ड आंसर। लव। रोमांस। ऐसा फेस क्यों बनाया आपने? पता नहीं। फेम। डेस्टिनी। ट्रोल्स। बकवास। फैमिली। वर्ल्ड। एक्टिंग। लाइफ। फिर सिंगिंग। लाइफ। सिंगिंग इज सोल। ब्यूटी। इनसाइड। सक्सेस। स्टोरी। फेलियर। लर्निंग। क्रिटिक्स। इंफॉर्मेटिव। फ्रेंड्स। हेल्प। इंस्टाग्राम। शोकेस। उमेश कर्मा वाला। बेस्ट मैनेजर। बेस्ट टीम। पंजाबी इंडस्ट्री। बेस्ट इंडस्ट्री। बॉलीवुड। बेटर देन बेस्ट। बॉलीवुड। ड्रीम। हैप्पीनेस। फैमिली। लव। वर्किंग। टीम। मनी। नेसेसिटी। मैरिज। मैरिज अभी थोड़ा दूर है, अभी थोड़ा करियर का टाइम चल रहा है। फ्यूचर। ब्राइट। नाइक्रा। सिंगर, एक्टर, और जिसका भी गाना है ज़रूरी है क्या। अपने का मैरिज अभी आपको काफ़ी टाइम बाद करनी है, पहले करियर पे फोकस करना है, बट वैसे अगर बात करें, व्हाट डू यू सी इन अ मैन, कि आपको कैसा लड़का पसंद आएगा या पसंद है? पसंद आएगा। हेल्प करवा रहे हैं आपके आज पॉडकास्ट के थ्रू ना, ताकि जब ढूंढने लगो तो दिक्कत ना आए। मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। और लुक्स तो चलो होती ही हैं, मतलब
वो तो एक अलग से फैक्टर होता है, बट वो इतनी मैटर भी नहीं करती। जब ऑनेस्टी और लॉयल्टी नहीं है किसी पर्सन में, तो लुक्स का आप क्या ही करोगे। तो मुझे लगता है किसी पार्टनर में ऑनेस्टी और वो कैसा ह्यूमन बीइंग है, वो अपने से बड़ों की कैसे इज्जत करता है, वो सब मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और Yeah. सिंगर और एक्टर होना चाहिए? वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब अपनी कोई ऐसी डिमांड नहीं है? वैसे आप क्या बोलते हैं, क्रिएटिव प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व रहते हो? जैसे जब गाना बनता होता है, सिर्फ खाली आप अपना वोकल करके हट जाते हो या बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हो? नहीं, थ्रू आउट, मतलब जैसा कुछ लिरिक्स आए हाँ। तो जैसे सर ने कुछ डमी आया तो सर मुझे भी भेजते हैं, तो हम सब बैठते हैं इकट्ठे, जैसे टीम बैठ गई और सुनते हैं गाना कि कैसा साउंड कर रहा है, कि आजकल के टाइम में कैसा रहेगा, या इसका म्यूजिक कैसा है, किससे बनवाया जा सकता है। वो चलो, वो जो किससे बनवाना है, क्या करवाना है, वो सब सर की कॉल होती है, ठीक है। उसमें मेरी कोई कॉल नहीं होती। बट क्रिएटिव चीज़ में होती है कि जैसे हम ये लिरिक्स हैं वो कैसे साउंड कर रहे हैं, या फिर ये कंपोजिशन कैसी और बेटर हो सकती है, या इसका म्यूजिक और कैसे बेटर हो सकता है, ये क्रिएटिव चीज़ में होता है। बट अदर बिजनेस थिंग वो सारी टीम की है। मतलब जैसे आप ऐसे फेयर रहते हो कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप बोलते हो कि यार मुझे पसंद नहीं आ रही है? बोल देती हूँ, पर वो ऐसा होता है कि कई बार जो मुझे नहीं पसंद आ रही होती है वो शायद ऐसा होता है कि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, जैसे कई सपोज मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई, बट वो सर को अगर पसंद आ गई ना तो वो होगी, क्योंकि वो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि उनको है उस चीज़ का एक्सपीरियंस। अब मेरा एक्सपीरियंस किसका है, मैंने कितने तरह के अगर गाने सुने हैं तो उन्होंने मुझसे भी शायद बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुने हैं। तो और अब पर मैं बोल देती हूँ ऐसा कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पर वो बनने के बाद फिर वो अच्छी लगने लग जाती है। ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसा होता है। जैसे बनने के बाद अच्छे लगने लग जाती है, उससे पहले जो बीच वाला प्रोसेस होता है, उस टाइम में आप दिल से कर रहे होते हो फिर प्रोजेक्ट को, या दिल से नहीं कर रहे नहीं, होते? फिर तो मैं दिल से कर रही होती हूँ कि एक बार मुझे अगर सर ने बोल दिया कि ये करना है तो फिर मुझे दिल से ही करना है। मैं फिर उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, और हम मतलब उसका प्रॉपर रियाज होता है कि कैसे उसके लिरिक्स याद करने, फिर उसको गाना, तो ये तो फिर मैं दिल से ही करती हूँ। मुझे लगता है कि अब मिल गया तो ये मुझे अपना बना के इसको परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो। और ऐसा भी होता है जैसे आपने किसी गाने की एक बार वोकल कर दी और उसके बाद आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, दोबारा वोकल भी करते हो, ऐसा भी होता है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बहुत बार होता है। हाँ? मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि डमी अच्छी बनी ही नहीं, मुझे खुद को ही ऐसा हो गया कि यार मैंने ये डमी अच्छी बिल्कुल मेरी आवाज़ में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर उसको और प्रैक्टिस करके फिर और उसको निखारते हैं। तो कई बार तो कई सॉन्ग की हम लोग डबिंग को भी लाइक 5-5 बार ऐसा होता है कि हमने 5 बार कोई चीज़ सॉन्ग डब किया तो वो बहुत अच्छा निकल, क्योंकि ऐसा जब आपको कोई चीज़ याद हो जाती है और कंपोज याद हो जाती है ना, फिर आप खुद से भी उस चीज़ को, कुछ अंग होते हैं जैसे कुछ मुर्गियाँ या कुछ, वो खुद से भी आप लगाने लग जाते हो, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये गुड स्ट्रेटजी है कि एक बारी में गाने से अच्छा है कि उसको और बार गा के निखार के अच्छे से लेके आओ सबके सामने। जैसे कुछ गाने तो हमने आपके रिलीज सुने और कुछ गाने अभी आपके विदाउट रिलीज भी हम लोगों ने सुने, जो बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू। ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट है जो सबसे फास्ट बना, सबसे जल्दी बना? सबसे फास्ट तो वही जो मैंने पहले बताया था आपको, पागल कवर सॉन्ग, वो हमने बस ऐसे ही इंस्टेंटली बनाया था और वो एकदम से ऐसे रिलीज हो गया। कवर इज कवर ना ऑफिशियल। नायकरा कवर तो आपने बता दिया, अगर ऑफिशियल की बात करें वो कौन सा ऐसा ट्रैक था जो बहुत फास्ट बना और जल्दी बना? लव सॉन्ग आया था, तो वो हमें लगता है कि वो मतलब वो तो ऐसे हुआ कि चट मंगनी पटव्या वाला साहब नहीं होता जब वो वैसे हुआ कि हम लोग मूवी करने गए थे मेलबर्न, मेरा काले रंग दा यार। ये अभी रिलीज नहीं हुई है, बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब पूरी कॉमेडी मूवी होने वाली है, आप जरूर जाके देखना, इसी साल रिलीज होगी। ये हरसिमरन सर के साथ आ रही है मेरी मूवी। ओके। तो वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो उन्हीं के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस हुए थे एक म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हैरी शरण जी। उनके कुछ और सॉन्ग्स भी आए हुए हैं। तो पहले दिन जब हम उनके पास गए तो हमारा बॉन्ड वहीं पे उनके साथ बहुत अच्छा बन गया था, प्रॉपर वाइब सेट हो गई। उन्होंने कुछ गाने सुनाए, हमने भी मतलब ऐसे कुछ लाइव वगैरह भी गाए। तो उस दौरान उन्होंने हमें कुछ जो लिरिसिस्ट थे उनके गाने सुनाने शुरू किए, तो उसमें से ये वाला गाना आया था, लव ज्यों ज्यों लंघदा है वक्त प्यार होर गूढ़ा होई ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ सीधी लाइना। ओके। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਡਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 2-3, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ
ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੂ ਮੇਕਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਲਬਨ, ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਭ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੋ ਰੇਕੀ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ। ਵਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਬਟ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰ ਦੋ ਫਟਾਫਟ। ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ इंस्टेंट कर दोगे वो ज़्यादा सोनिया निकल के आ जाती हैं। जैसे आप सिंगर हो, एक सिंगर के ना कैटलॉग के अंदर रिलीज गाने भी होते हैं, अनरिलीज गाने भी होते हैं बहुत सारे। जैसे अनरिलीज गाने पुराने होते हैं, मतलब जैसे 1 साल पहले कोई गाना लिखा है, वो जब आज करने की बारी आए तो ऐसा होता है कि आपको यार पुराना हो गया, नहीं करना यार ये वाला गाना, ऐसा कुछ होता है? गाने पुराने होते हैं, कई गानों के साथ होता है, कई गानों के साथ नहीं होता है। कई गाने तो लाइफ टाइम मुझे लगता है ऐसे लग जाते हैं कि वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे अगर तुसी अज भी सुन लो जुत्ती कसूरी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ Song ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਸੀ। राइट। या लग जा गले जे आज अगर आ जाता तो वो भी वायरल ही था। तो वो एक कई म्यूजिक की लाइफ बहुत बड़ी होती है, और कई गाने होते हैं जो मुझे लगता है जो मीनिंगफुल लिरिक्स है ना, वो गानों की लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जो कई गाने बस ऐसे ही बन गए जो आजकल का चलन चल रहा है, उनकी लाइफ पीरियड थोड़ा छोटा हो गया है। हमारे पास भी कुछ गाने पड़े हुए हैं, कुछ गाने हैं हमारे भी ऐसे कि जो हमें लगता है कि नहीं अब हम ये नहीं करेंगे। पर कुछ सॉन्ग्स हैं जो हमने 2-3 साल पहले बनाए थे। मेरी खुद के कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो हमने 3-4 साल पहले बनाए हुए हैं, बट वो अभी भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये फ्रेश है। और वो ये सब मुझे लगता है ये वाइब और आपके जो भी है, आप जिस तरह से लिखते हो, कोई कुछ कंपोजिशंस ऐसी होती हैं जो कि लोगों के दिलों में शुरू से बैठी हुई हैं। कुछ पुरानी कंपोज ले लो और अपने गाने में अगर आप डालोगे वो 100% काम करेंगी। और आजकल चल भी वैसा ही रहा है कि कुछ पुरानी कंपोज आप कुछ उसको चेंज करो और कुछ रिन्यू करके उसको अगर आप शेयर करो या आपको रिलीज करो तो उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कंपोज जैसे मैं समझ नहीं पा रहा क्या करना, कंपोज क्या होता है? कंपोजिशन जैसे किसी भी गाने की धुन हो गई, जैसे लग जा गले ये हो गया, ये आप किसी में डालोगे तो इसी चीज़ अगर आप ये लग जा गले करके डाल दोगे। या भी कुछ एक रिसेंटली गाना आया था जैसे मैं आवांगी हवा बन के, ये भी गाना आया था एक हिंदी। फिर दोबारा दर्शन रावल जी का गाना आया था एक, यही चीज़ उन्होंने यूज़ की थी तो ये गाना चल गया। तो ये भी गाना पुराना है बट उसको बीच में डाल दिया तो मतलब यानी कि पुराने गानों का जो आपने धुन बताया वो उठा के नए गानों में यूज होती है, हो जाती है। तो वो एक रिडेंशन हो जाती है, बेसिकली रिमिक्स हो गया और वो इट वर्क्स। तो उसका कोई ऐसे कॉपीराइट क्लेमिंग का कोई सीन नहीं होता? वो होता है, मतलब आप जिस चैनल से जो आपका गाना आया फिर आपसे उसको राइट लेने पड़ते हैं या आपको उसी चैनल पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। फिर आप ये है कि अगर आप करना भी चाहते हो देन यू कैन नॉट मोनेटाइज दैट, ऐसा कुछ इशू होता है। ठीक वो है, थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है आपकी किसी आर्टिस्ट या डायरेक्टर के साथ कि इनके साथ काम करना है या इस लेवल पे काम करना है? दिलजीत सर के साथ करना चाहती हूँ कोलैबोरेट, और शाहरुख सर के साथ करना चाहती हूँ। डायरेक्टर्स में मैं संजय लीला बंसाली सर के साथ करना चाहती हूँ कोलैबोरेट। सो हैं। क्या अच्छा लगता है आपको दिलजीत में और शाहरुख में? मुझे उनकी ह्यूमिलिटी बहुत पसंद है, वो बहुत हम्बल हैं दोनों। वे वेरी जी मतलब हर चीज़ को वो बहुत मतलब सामने वाले को ऐसे ट्रीट करते हैं लाइक दे आर वेरी, आपसे ऊपर हैं वो ऐसे ट्रीट करते हैं सामने वाले को। बट देयर इज़ अदर वे अराउंड कि वो आपसे बहुत सीनियर हैं बट फिर भी।
तो कहीं ना कहीं मैं भी मतलब मैं जब मैं कुछ कहीं जाके बैठती हूँ, कुछ मैं किसी से बात भी कर रही होती हूँ या मैं कहीं पे बैठी हूँ, मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी दे रही हूँ ना, तो मेरे मन में चल रहा होता है अगर शाहरुख सर होते या दिलजीत सर होते तो वो कैसे उस चीज़ को टैकल करते या क्या उस चीज़ का होता। तो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हो या आप किसी के साथ कुछ काम करना चाहते हो ना, तो बस उनकी लाइफ जर्नी पकड़ लो और बस उनके जैसा काम करने लग जाओ, तो शायद आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। और संजय लीला बंसाली? मैं दीपिका मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ठीक है। तो संजय लीला सर ने जैसे दीपिका मैम को बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाया है, उनको अलग मतलब अलग पहचान दी है। मुझे लगता है कि वो उनकी मूवीज़ एक क्वीन ऑफ बॉलीवुड बन चुकी हैं। राइट। तो मुझे संजय सर का वो तरीका, मतलब कि वो किस तरह से अपने हीरोइंस को प्रेजेंट करते हैं फुल ऑन विद एंशियंट और वो हिस्टोरिकल, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। तो मैं वैसा कुछ है, वो लुक जो निकाली उन्होंने बाजीराव मस्तानी की, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, यस, वो एपिक ही बन गई है। और मतलब उन्होंने किया भी बहुत अच्छा परफॉर्म। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो दीपिका जी हैं, वो लग ही रहा है कि वो शायद मस्तानी जी ऐसी दिखती होंगी या फिर जो पद्मावती जी हैं वो ऐसी ही दिखती होंगी। वैसे ड्रीम, अगर मूवी की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने पसंद है? अगर बंसाली जी के साथ करोगे तो कैसा कुछ प्लान करना पसंद करोगे? पद्मावत, एक मुझे गंगूबाई काटेवाड़ी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं गंगूबाई जैसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ, लाइक फीमेल ओरिएंटेड। यस, थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड, जिसमें कि फीमेल की कोई स्टोरी दिखे या उसकी लाइफ जर्नी दिखे, तो वो मेरा है ड्रीम कि इंटेंस एक्टिंग हो जिसमें थोड़ी। यस, थोड़ी इंटेंस हो। इस राउंड में आपको क्या करना है, एक डायलॉग को अलग अलग वे में बोलना है। वो किस वे में बोलना है, दैट आई विल टेल यू। ओह माय गॉड। तो आपका डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नाइस। इसको गुस्से में बोलना है। इसी को एक चुटकी सिंदूर दी कीमत तू की जानेगा रमेश बाबू। नाइस नाइस। वैसे एक्टिंग सीखी आपने? नहीं, मतलब सीखी नहीं है, मतलब ऐसे वर्कशॉप्स हो जाती हैं, जैसे कोई मूवी स्टार्ट होने वाली है तो उससे पहले थोड़ी बहुत वर्कशॉप्स। बट बहुत बढ़िया निकल गया है। हाँ। दोनों ही। थैंक यू। क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने कुछ थिएटर एक्टर्स के साथ भी इंटरव्यू किया ना, है ना, ऐसे बिल्कुल भी पता ही नहीं लग रहा कि। थैंक यू सो मच। हाँ, कि आपने इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। ये दो स्किल कैसे किसी को गॉड गिफ्ट कर सकता है भगवान? हाँ? 3 है। 3? डांस भी? नहीं, फिर तो 4 होगी। अब तीसरा तो कौन सा लिरिक्स था? भी तो लिखते हैं। अच्छा, ये तो बाद में आया ना, ये गॉड गिफ्टेड नहीं था। थैंक यू, मैं अभी सीख रही हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ इस लाइन में। छोटी बच्ची हो क्या? उस सेम डायलॉग को अभी आपने बोलना है ड्रामेटिक टीवी सीरियल वाली बहू के स्टाइल में, ओवर एक्सप्रेशंस के साथ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। नाइस। Now say it as a robot, as Alexa. Oh, that's my favorite girl. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। वेरी नाइस। ये बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। Oh my god. Old दादी। Okay. यार अच्छा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जानेगा रमेश बाबू है। ओ यार, नाइस, वेरी नाइस। Oh my god. ये बढ़िया है, बहुत मस्त है। Thank you. Can you sing this dialogue? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। ओ रमेश बाबू, रमेश बाबू। Amazing. कमाल है, गाना बनवा दोगे आप तो इस डायलॉग का। न्यूज़ देखते हो आप? मैं बहुत परहेज करती हूँ न्यूज़ देखने से। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ समटाइम्स ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है न्यूज़ देखने से। बट कुछ चीज़ें होती हैं हाँ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है, बट मैं
आजकल ना न्यूज़ के नाम पे बहुत नेगेटिविटी आपको दिखने लग गई है, हो गई है बिल्कुल। तो वो मैं थोड़ा सा परहेज करती हूँ, बट जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, यस आई डू वॉच देम। अभी आपको इस डायलॉग को इस एक न्यूज़ एंकर के स्टाइल में बोलना है। मुझे वो याद आ गया। ध्यान से देखिए हाँ, इस वो- चैनल को। ऐसा लगता है टीवी से ही हाथ बाहर आ जाएगा Yes, उसका। वो मुझे याद आ गया था। ऐसे बोलते हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत एक चुटकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे, क्या जानोगे तुम रमेश बाबू, बाबू रमेश। और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नाइक्रा लाइफ पे। धन्यवाद। यार ये बढ़िया है, मतलब बहुत ही, मेरे को तो लगता है कि आपके साथ आपकी टीम तो बोर होती ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं होती है? बहुत कम बोलता, मैं कभी कभी इंजॉय करती हूँ, बट मैं बट फिर तो ये टीम देख के ना, ये वाला पॉडकास्ट आपका ये वाला सेक्शन देख के तो नहीं, बट अब मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो मेरी रियल मैं अंदर से जैसी हूँ ना, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती थी, अब मैं पहले इंट्रोवर्ट थी, अब मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। वो याद आ गया मुझे, तो नहीं, मैं थोड़ी बढ़िया। एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया। बट जैसे आप पॉडकास्ट पे आ रहे हो ना निकल के, ऐसे ही रहो, बढ़िया है, बहुत क्लासी है। थैंक यू, हम्म थैंक्स टू यू गाइस। आप लोगों ने मेरी ये साइड थोड़ी बाहर निकाली। So, मुझे मजा आ रहा है यार आप लोगों से बात करके, बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। ऐसे इतने सुंदर लोगों से बहुत कम मिलना जुलना होता है। इतने प्यारे लोगों से भी, बहुत अच्छे हो आप लोग। Thank ये मेरा you. फर्स्ट पॉडकास्ट है, यू नो, वाओ, आई एम डेब्यूइंग विद दिस पॉडकास्ट। ये तो बहुत मतलब तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। सौभाग्य की बात हो गई, बड़ी बात नहीं होगी, सौभाग्य की बात होगी। ये मेरे लिए क्योंकि भी बहुत बड़ी देखो, बात है। एक मूवी आपकी शाहरुख खान के साथ आ रही है, एक दिलजीत के साथ आ रही है, एक संजय लीला बंसाली के साथ। वी आर फॉर्चुनेट यार। नहीं, शार्क टैंक पे ले गए लोग, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली फील कर रही हूँ। नहीं हम तो वेट कर रहे हैं आपकी मूवी फटाफट आए, फिर ये वाली रील भी हमारी चले। नाइक्रा, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर चीज़ ना ऐसे, जैसे मैंने पेरेंट्स से छुप के कर ली, तो मैं वो चीज़ जो मेरे मन में होता है कि मुझे ये करना है, तो मैं वो करती हूँ। मुझे ऐसा है कि वो मुझे करना है तो मुझे करना ही है। तो मैं ये कल को ये नहीं सोचना चाहती कि काश मैंने 2 साल पहले वो चीज़ कर ली होती तो आज मैं यहाँ पे ना होती, या ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रिग्रेट है। बट कुछ गलतियाँ ऑफ कोर्स हर इंसान से हो जाती हैं, तो मुझसे भी होती हैं कुछ गलतियाँ, तो मैं उनके लिए मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं उसके लिए माफ़ी मांगूँ, और मैं मांगती भी हूँ, और मांगनी भी चाहिए अगर आपसे गलती हुई है तो उस टर्म्स में हाँ जी है। बट ऐसा रिग्रेट ना मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मैं रिसेंटली कुछ पढ़ भी रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, तो मैनिफेस्ट पढ़ रही हूँ, जो मैंने आपको बताया रॉक्सी नफोसी की। तो किसी भी क्रिएटिव फील्ड के बंदे के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना रिग्रेट एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो मैं बस सीख रही हूँ कि मैं ना लेके आऊँ अपनी लाइफ में रिग्रेट, और वो है भी नहीं है, क्योंकि मैंने किया है। अगर मैं इंजीनियर बनना मैं ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी, वो था मेरे अंदर, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मैं अच्छे से कर भी रही थी, तो उसका भी मुझे रिग्रेट नहीं है कि वो मैंने क्यों नहीं किया। तो मुझे इस बात का भी रिग्रेट नहीं मतलब मैं रखना चाहती थी कि मैं सिंगर क्यों नहीं बनी, इसलिए मैं इस लाइन में भी आ गई। और डर लगता है किसी चीज़ से? डरपोक तो मैं बहुत हूँ। बहुत डरती हूँ मैं, हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाती हूँ। बट मैं इस टर्म्स में बहुत लकी हूँ कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कि अगर मैं डरती हूँ तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांग मिले हैं, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग मिली है, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं, इवन तो मेरे सिबलिंग्स मुझे बहुत अच्छे से मेरी केयर करते हैं, लाइक दे आर वेरी स्ट्रांग, सब कुछ मतलब मेरे अराउंड स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, चाहे मैं डरती हूँ। तो मैं अगर मैं किसी काम के लिए डर रही हूँ ना, तो वो बट अगली बार के लिए वो मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि वो करना बहुत आसान हो गया है। जैसे अभी सपोजिटली मैं यहाँ पे भी आ रही थी, मैं थोड़ा सा डर रही थी कि मैं पता नहीं कैसे बात करूँगी, मैं सर से भी बोलती आ रही थी कि यार पता नहीं क्या मैं अपने दिल की बातें कैसे सामने रखूँगी, क्या करूँगी, तो वो भी डर रही थी। तो मैं छोटी छोटी बात पे डर जाती हूँ, बट ठीक है, मेरे साथ है सराउंडिंग में स्ट्रेंथ, तो मुझे उसका इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता, मैं निकल आती हूँ उस चीज़ से बाहर। बाकी मैं स्पिरिचुअल हूँ, डरपोक के साथ मैं स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हूँ। आपके थ्रेड्स अकाउंट पे भी आपने लिखा हुआ है वाई गुरु जी कीप गाइडिंग, ऐसा कुछ करके। यस, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। ये अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे अब ऐसे लगने लग गया है कि जब ऐसा होता भी है, ऐसा हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील किया होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी आती है जब आपको लग रहा होता है कि अब मेरे इर्द गिर्द ना मैं सबसे बात नहीं कर सकती इस बारे में, या मैं किसी को बता नहीं सकती, या मैं कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है जो मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, या मैं
अपने दोस्त से कैसे बोलूँ या चीज़ कैसे बोलूँ, तो उस वक्त मुझे लगता है गॉड ही होता है आपके सबसे करीब। तो अगर आप गॉड, आप उसको गॉड भी बोल सकते हो, आप उसको यूनिवर्स बोल सकते हो, आप उसको लाइट बोल सकते हो, आप उसको वाइब्रेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वो है स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए हमेशा लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ रही है और वो रहेगी, और शायद उसी के कारण मैं इस लाइन में अभी भी मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ में हूँ मैं। नाइक्रा, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग तो एक्चुअली यही है कि मैं अगर रात को सुकून से सो पाऊँ तो वही मेरे लिए सक्सेस है। वाह। कि अगर मैंने कोई काम कर दिया पर अगर मैं पूरी रात उसके बारे में सोचती रहूँ कि यार ये मैंने कर दिया, अब ये कैसे होएगा वैसे होएगा, तो वो नहीं है सक्सेस। मेरे लिए पीस ऑफ माइंड है, मेरी फैमिली का मेरे साथ रहना है या मेरे लव्ड वंस का मेरे इर्द गिर्द रहना ही मेरे लिए सक्सेस है। और जो मैं कर रही हूँ क्रिएटिव फील्ड में वो मैं करती रहूँ ताउम्र, भगवान मुझसे कराता रहे, ये मेरे लिए सक्सेस है। अगर सक्सेस की बात चल ही रही है तो अगर हम गाने की सक्सेस की बात करें तो सक्सेसफुल गाना किसे माना जाता है आपके अकॉर्डिंगली? क्योंकि देखो आप एक बहुत बड़ी टीम से आते हो, है ना, वहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप नंबर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो या सक्सेस की कोई और डेफिनेशन भी है? क्योंकि बिकॉज हम ऑडियंस को तो नंबर्स ही लगते हैं जनरली। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा ऐसी है कि पिछले गाने से ये वाला गाना मेरा कितना बेटर बना, कंपोजिशन वाइज कितना बेटर रहा, लिरिक्स वाइज कितना बेटर रहा, और अगर हमने उन्हीं लोगों को ये गाना सुनाया जिनको हमने पिछली बार अपना गाना सुनाया था, उन लोगों ने इस गाने को उससे कितना बेटर बताया। तो नंबर नहीं काउंट होता उस टाइम में, मतलब मुझे ऐसा है कि मैं पिछली बार से अच्छा करूं, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है rather than गिविंग समथिंग जो मीनिंगलेस है और जिसका कोई वैल्यू नहीं है और वो चढ़ रहा है, वो मेरे लिए नहीं वैल्यू करता। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ जैसी है और लोगों तक मेरा जो मेरे अंदर का है वो लोगों तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं मैं जैसे इमोशनल हूँ वो लोगों को अपने इमोशंस फील करवा सकूँ और उनको हीलिंग दे सकूँ। कहीं ना कहीं मेरा है ये मकसद कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं उनको हील कर पाए या उनको मूड अपलिफ्ट कर पाए, तो ये मेरे लिए है सक्सेस के। या नंबर मुझे नहीं लगता, हम अभी तक तो हमने नहीं देखे, आगे का मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो हम ऐसा नहीं कुछ सोचते। जैसे आप बोल रहे थे मीनिंगलेस और जो फालतू में चढ़ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब लगता है कि आपको ऐसा भी कुछ है? बहुत कुछ है, ये तो अब हम सब देखते ही हैं। लाइक कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो, क्योंकि अभी पता ऐसा हो गया कि इंस्टाग्राम पे कुछ ना एज का कुछ नहीं रहा है कि अब आजकल आप देखना 11 साल का बच्चा भी सेम रील्स देख रहा है जो हम देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ फिल्टर आउट नहीं हुआ है। तो जब फिल्टर आउट नहीं हुआ है तो जो चीज़ें उनकी एज में नहीं आनी चाहिए वो उनके लिए मीनिंगलेस ही हैं। मुझे लगता है कि वो मीनिंगफुल नहीं है। कोई अगर कोई ऐसा गाना है जो हम भी सुनते हैं, कुछ भी, इट्स नॉट अबाउट अ सॉन्ग, इट्स अबाउट अ वीडियो, इट्स अबाउट अ रील, जो आजकल हमें पता है कुछ एक्सप्लिसिट भी आता जा रहा है, जो एक बच्चे को नहीं देखना चाहिए। वो मेरे हिसाब से एक मीनिंगलेस ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं है। और अगर हमें पता भी हमारा बच्चा चला रहा है तो फिर भी वो ट्रेंड बन रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, आई गेस। ये तो हो गई मतलब उस एज ग्रुप के लिए बात ना, कि उस एज ग्रुप के पास वो जाना ही नहीं चाहिए, है ना। ये तो इंस्टाग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। बट जैसे आप आते ही इस कम्युनिटी जो सिंगर वाली से, क्या आप इसके हक में हो एक्सप्लिट कंटेंट के, कि ये करना चाहिए सिंगर्स को या नहीं करना चाहिए? मतलब या फिर अच्छे गाने भी बनाए जा सकते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि गाने का तो हर जॉनरा तो होता ही है, हर सॉन्ग का एक अपना जॉनरा है, तो उस हिसाब से आपकी एक लिसनर्स भी उसी हिसाब से हैं। तो हर एक बंदा एक अलग तरह से गाने के लिए बना है, तो वो करेगा, जिसने जो करना है वो करेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग कि हर तरह के गाने आते रहें। ऐसा तो मुझे लगता है कि मैं इस लेवल तक पहुंची भी नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसा बयान भी दूँ इस बारे में। तो ठीक है, आई एम फाइन, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे उसी में है, जो सब अपना काम कर रहे हैं, दैट्स गुड। चलो बैक टू सक्सेस आते हैं। आप जिस टीम से आते हो वो सच में पंजाब की बहुत बड़ी टीम है, कर्मा एंटरटेनमेंट्स, है ना। वहाँ से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं और आप काफ़ी टाइम से उनके साथ हो। तो आपने अपने लिए तो बताया कि गाने की सक्सेस क्या है, उनके लिए क्या है गाने की सक्सेस? ताकि मैं जानना चाहूँ कि यार वो टीम किस तरीके से सोचती है, क्या देखती है, किस चीज़ को ज़्यादा काउंट करती है कि यार गाना हिट हो रहा है या गाना चल रहा है या गाना सक्सेस हो रहा है। जब वो कहते हैं कि हमारा बड़ा गाना है, तो वो बड़ा गाना या सक्सेसफुल गाना किसको बोलते हैं? क्या वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं या कुछ और क्राइटेरिया होता है? हाँ जी, आजकल बड़ा गाना इज़ समथिंग अबाउट नंबर्स ओनली, क्योंकि जब स्पॉटिफाई आया, वी नो द स्ट्रीम्स आ गए मार्केट में। आपको पता है कि स्ट्रीम्स काउंट होते हैं किसी भी गाने का। अगर आपको कहीं पे
पर सेल भी करना है, पिच करना है, तो सबसे पहले आपके स्पॉटिफाई लिसनर्स पूछे जाते हैं, आपके स्ट्रीमिंग्स कितनी है वो पूछी जाती है। तो ऑफ कोर्स नंबर तो मैटर करते ही हैं, यूट्यूब पे कितने आपके व्यूज़ आए हैं या कौन सा गाना कब चला, क्या ट्रेंड हुआ, ये सब मैटर करता है। बट हमारी टीम में ऐसा है कि कोई गाना अगर आया है हमारे पास, तो जब बैठते भी हैं तो क्रिएटिवली भी ये सोचा जाता है कि सिर्फ ये नहीं सोचा जाता कि ये कितना ज़्यादा फैल सकता है, वायरल हो सकता है गाना, बट ये भी सोचा जाता है कि इस गाने के साथ इसकी लाइफ टाइम क्या है, लाइक इसका लाइफ पीरियड क्या रहेगा। सिर्फ ये तो नहीं है कि ये 3 महीने चलेगा और फिर बंद हो जाएगा, या फिर ये गाना स्लो पॉइजन की तरह चलेगा कि 1 महीना 2 महीना फिर 3 महीना फिर 1 साल 2 साल। तो इस तरह से कोई गाने चूज़ किए जाते हैं टीम में, कि ऐसा नहीं है कि ये 1 महीना ही आया और फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं। कई गाने होते हैं उनकी मतलब आप कई बार आप सुनना, आप 2-3 बार सुनोगे, एक बार सुनोगे आपको शायद नहीं उस तरह से क्लिक होगा, पर आप 2-3 बार सुनोगे फिर वो बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहेगा और बहुत टाइम तक वो चलता रहता है। एंटरटेनमेंट फील्ड में आपको क्या लगता है, हार्ड वर्क ज़्यादा मैटर करता है या लक? हार्ड वर्क प्लस लक ही है साथ में। आप अगर हार्ड वर्क ही करी जा रहे हो बट समटाइम्स आपका लक ही नहीं साथ दे रहा होता, तो फिर भी आपकी पेशेंस लूज होने लग जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप पहला ही गाना आपने निकाला और आप वायरल हो गए, पर कई बार ऐसा होता है कि 20 गाने के बाद भी आप नहीं वायरल हो पाए, बट तब आप हार मानने ही वाले होते हो कि अब 21वां गाना आपका चल जाता है, तो क्योंकि आपका लक तब काम कर रहा होता है। तो ये इसी तरह ही है, कॉम्बिनेशन है दोनों, कॉम्बिनेशन या डेस्टिनी मैटर्स। हार्ड लक तो चलो ठीक है, आप हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो, वो तो आपको तामुर करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई समझौता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बस ये करो कि मेरा लकी हूँ, मैं कुछ मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा और मैं बस मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर लक है तो हार्ड वर्क भी करनी पड़ेगी, पर हार्ड वर्क के साथ लक भी मैटर करता है। इट्स लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो नेक्रा, अपने अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताओ कुछ, अभी क्या क्या आने वाला है मज़ेदार? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक तो अभी मेरा एक लेटेस्ट ट्रैक आया ज़रूरी है क्या, हिंदी मैंने इसी से डेब्यू किया है। इसके बाद हमारा एक और ट्रैक प्लान हो रहा है। अभी 3-4 सॉन्ग्स हमने बना के रखे हुए हैं, तो अब ऐसा है कि सोचेंगे कि क्या रिलीज़ करना है, मतलब बैठेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब किस तरह का कंटेंट और रिलीज़ करें। अगले महीने वो रिलीजिंग है। और मैंने मूवीज़ की हैं। एक मूवी में अभी मेलबर्न करके आई हूँ, मेरा काले रंग दा यार, वो कॉमेडी मूवी है, पंजाबी मूवी, वो हरसिमरन सर के साथ है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो उसका डबिंग फेज स्टार्ट, मतलब अभी उसकी डबिंग स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली या तो नवंबर दिसंबर या फिर अगले साल के फेब में रिलीज़ होगी, फेब मार्च में। उसके बाद मैं एक अब OTT में भी मैं कदम रखने जा रही हूँ। अरे वाह। सो मेरा OTT डेब्यू होने जा रहा है चौपाल के साथ। प्रेम सिद्धू सर उसको कर रहे हैं डायरेक्ट, और प्रोडक्शन हाउस है चौपाल। तो ये वेब सीरीज़ मेरे लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाली है, क्योंकि एक प्रॉपर फीमेल ओरिएंटेड सीरीज़ है। जैसे तापसी पन्नू मैम की मूवीज़ होती है ना, बिल्कुल फीमेल ओरिएंटेड और राइट विमेन के अराउंड घूमती हैं। हाँ जी। तो मेरा शुरू से सपना था कि मुझे ऐसा कुछ मिले, एंड फाइनली मुझे ये कंटेंट मिला है और आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली। अभी उसी के शूट चल रहे हैं हमारे, और वो भी टेंटेटिवली नवंबर तक रिलीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। और कुछ एल्बम्स बना रहे हैं हम। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, कुछ गाने हैं जिनको हम बहुत अलग वे में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अलग वे में लाइक आप ही के गाने हैं? नहीं, वो गाने हैं किसी बहुत बड़े सिंगर के, वो भी मैं नहीं बताना चाहती। तो उसको हम रिमिक्स करके प्रेजेंट करने वाले हैं, और वो आई नो, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो बहुत अच्छे जाएंगे। बट रिमिक्स में आपका क्या रोल होगा? वो तो मैंने उसके हमने लिरिक्स चेंज किए हैं थोड़े से, और गाए भी मैंने हैं, और उसका नया बेसिकली हमने नया वर्जन प्रेजेंट किया है उस गाने का। तो वो एल्बम है एक, और कुछ गाने और बने हुए हैं, बस ये लाइंड अप है। कुछ मूवीज़ अभी मेरी कुछ लाइंड अप है मूवीज़ और, जो अभी शूट स्टार्ट होने वाला है नवंबर में आफ्टर द वेब सीरीज़। तो ये है, इतना कुछ आने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा हिट भी होने वाला है डेफिनेटली। अभी मुझे लग रहा है मैं मौके का फ़ायदा उठा लूँ, आपसे ऑन कैमरा प्रोमिस ले लूँ जब आपका एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हिट होता है, या आपने जो मैनिफेस्ट किया है दिलजीत दोसांझ जी या शाहरुख खान जी या फिर संजय लीला भंसाली जी के साथ, जब भी आपका प्रोजेक्ट आता है आपने हमें पॉडकास्ट देना है एक और। डेफिनेटली, मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं हर पॉडकास्ट ही आपके साथ करूँ। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप बहुत ही जेन्युइन और वो प्यारे से, आप प्यारे हो ना, तो इसलिए मैं भी फिर वैसे से बात ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच नाइकरा, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसे लग रहा है हम और बात करते रहे, बट थोड़ा सा हम नेक्स्ट पार्ट के लिए भी रखते हैं। जरूर। एंड थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।